हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। सो गाइस, आज हमारा लास्ट एपिसोड है माय शुगर डैडी का। इस एपिसोड के बाद ये स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी एंड इसके बाद मैं आपके साथ में एक वन शॉट एफएफ शेयर करने वाली हूँ जिसका थीम है अ हिडन सीक्रेट। और अब उस स्टोरी के बारे में तो हम उसमें ही जानेंगे। फ़िलहाल के लिए हम अपना स्टोरी पे चलते हैं। तो बिना देरी के आज के आखिरी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड हमने बहुत ही स्वीट मोमेंट के साथ में छोड़ा था, जहां हमने देखा था कि सब लोग कितने खुश हैं। यान ली जिसने एक नई शुरुआत की है विंग के साथ में, विंग जिसने अपने माँ बाबा को एक नया मौका दिया है, उनके साथ घुल मिल कर रहने के लिए वो रेडी हो चुका है। स्पेशली विंग सिचेन को बहुत बहुत एडमायर करता है। हमेशा से विंग को एक फादर की कमी, एक मदर की कमी महसूस होते हुए आई थी। यान ली से वो जितना प्यार करता है, शायद उससे थोड़ा सा ज़्यादा वो सिचेन से करता है, क्योंकि सिचेन यान ली से भी कई गुना ज़्यादा विंग को पैम्पर किया करता है। यान ली एक पल को उसे डांट भी देती है, पर सिचेन कभी उसे नहीं डांटता। जब से विंग ने सिचेन को बाबा कहा है फिर से, तब से सिचेन विंग को बहुत पैम्पर करता है। वांग जी भी ये चीज़ देखता है और वो इस चीज़ को एडमायर करता है। उसे खुशी इस बात की है कि अब उसका भाई भी ठीक है और उसका हस्बैंड भी ठीक है। दोनों अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं। इस बात की तसल्ली है वांग जी को। सिचेन जो यान ली से साथ अभी उसके रूम में था, सिचेन जिसने यान ली की तरफ देखा और कहा, आली, कैसा रहेगा अगर हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए चलें और विंग को भी अपने साथ ले चलें, वांग जी को भी ले चलते हैं। यान ली जिसने सिचेन की तरफ देखा, इतने सालों में वो कभी अपने पेरेंट्स के पास दोबारा नहीं गई है। उसके पेरेंट्स उससे मिलने के लिए बहुत कम ही आए हैं, और जब से विंग गायब हुआ है तब से उसने अपने पेरेंट्स को देखा तक नहीं। ये सुनकर यान ली इमोशनल हो गई। उसने सिचेन को गले लगा लिया और कहा, क्या हम सच में चलेंगे? क्या आप मुझे लेकर चलेंगे? सिचेन जिसने कहा, अगर तुम चाहो तो हम चल सकते हैं। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ और मैं तुमसे बस माफ़ी मांगना चाहता हूँ यान ली। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है ना। यान ली जिसने सिचेन को गले लगाते हुए कहा, क्या बोल रहे हैं आप? आपने कुछ गलत नहीं किया है, ये तो हालातों की गलती है। विंग के गायब होने के बाद मेरे माता पिता ने ही मुझे ठुकरा दिया, तो मैं किससे क्या कह सकती हूँ। खैर, अगर आप कह रहे हैं कि हम उनसे मिलने चलें, इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ। सच में मैं बहुत खुश हूँ। सिचेन जो खुद भी हल्की सी स्माइल करता है और यान ली के फोरहेड पर किस करता है। यान ली को कुछ अजीब तो महसूस हो रहा है, पर वो अभी कुछ भी नहीं समझना चाहती। फिलहाल के लिए वो इस सिचुएशन में बहुत खुश है। सिचेन और यान ली फिर सो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा स्वीट सा कपल, जो कि कोई और नहीं बल्कि विंग और वांग जी हैं। वो दोनों अपने रूम में हैं। और यहाँ पर विंग जो कि वांग जी को घूर कर देखे जा रहा है, क्योंकि उसका बेबी जो अभी उठकर बैठ चुका है और वो वांग जी के साथ में खेल रहा है। विंग जिसने वांग जी की तरफ घूरकर देखते हुए कहा, मुझे ये बताओ तुम दोनों सोने कब वाले हो? वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा और वो छोटा नन्हा सा मासूम बच्चा खुद भी विंग की तरफ देखने लगा। वो वहीं पर लेटा हुआ था, क्योंकि वो भी 1 महीने का है, तो वो चल फिर नहीं सकता और ना ही बैठ सकता है। अभी वो बच्चा विंग की तरफ देख रहा था और अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठा रहा था, जैसे कि वो चाहता हो कि विंग उसे गोद में ले ले। विंग जिसने उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, ए, मेरी बात सुनो, मुझे परेशान करने के बारे में दोबारा सोचना भी मत। हाँ, तुम तो अपने बाप को परेशान करो, ठीक है, मुझे नहीं। हाँ, मैं बहुत थक गया हूँ लैनसन, प्लीज़ इस मुसीबत को संभालो। मैं मानता हूँ कि मैं इस बेबी से बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे जितना, बट फिलहाल के लिए इसे संभाल लो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। मैंने कल भी अच्छे से नींद नहीं ली थी, आज भी मैं बहुत टायर्ड हूँ। लैनसन जिसने विंग की तरफ देखा और हंसने लगा, क्योंकि विंग की इतनी बुरी हालत उसने पहले नहीं देखी थी। आज विंग काफ़ी ज़्यादा टायर्ड है। इस गेट टुगेदर के बाद तो वो और भी ज़्यादा थक गया है। वांग जी इसने कहा, ठीक है, तुम सो जाओ और मैं मेरे मुसीबत को खुद ले जाता हूँ। ऐसा बोलकर वांग जी जो उस बेबी को अपने गोद में उठा लेता है। वो बेबी भी बिल्कुल ओबीडियंट चाइल्ड की तरह चुपचाप था। विंग जिसने उसकी तरफ घूर कर देख रहा था। वांग जी ने कहा, हे, क्या हो रहा है? तुम मेरे बच्चे को डरा रहे हो विंग? विंग जिसने कहा, तुम्हारा बच्चा ही है ये, सच में समझ आता है मुझे। हाँ, देखो तो,
मुझे रात रात भर जगाता है, चिल्ला चिल्ला कर रोता है। तुम्हारे गोद में बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रहा है। वांग जी जिसने कहा, ऐसा नहीं है विंग, बच्चे तो अपने मदर को ज़्यादा पसंद करते हैं, तुम्हें ज़्यादा पसंद करता है। ये देखो, मैं इसे तुम्हें गोद में दूंगा और ये बिल्कुल नहीं रोएगा। विंग जिसने कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरी गोद में मत दो। और हाँ, तुमसे किसने कहा कि मैं इसका मदर हूँ? मैं इसका फादर हूँ, समझ आया? तुम भी इसके फादर हो, मैं भी इसका फादर हूँ। वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग, क्या सच में? ऐसा बोलकर विंग की तरफ वो इंटेंसली देख रहा था, जैसे कि वो अपनी आंखों से ही कहना चाहता हो कि सच में क्या तुम इस क्यूट सा बेबी का मदर नहीं हो? विंग जो शर्मा गया, उसके चीक्स एकदम पिंक हो गए थे। विंग ने नीचे देखते हुए कहा, क्या, क्यों ऐसे देख रहे हो? मैंने कहा ना मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। तुम जाओ और इसे भी अपने साथ ले जाओ। विंग जो कि सच में बहुत थका हुआ है अभी, उसे अपने बेटे से बहुत प्यार है, पर अभी वो सच में बहुत टायर्ड है। और ये बच्चा अगर एक बार रोना स्टार्ट कर दिया तो विंग बिल्कुल नहीं सो पाएगा। तो अभी बस विंग कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए आराम करना चाहता है। वैसे भी ये जो वांग जी का अंश बोल सकते हैं, या कहो उन दोनों की औलाद, रात भर नहीं सोता है। विंग को ये बात पता है। अभी वांग जी बस स्टार्टिंग में है ना पेरेंटिंग के, इसलिए उसे लग रहा है कि हाँ ये तो मेरा बेटा है, बहुत अच्छा है। पर अभी कुछ टाइम बाद ही हम वांग जी की हालत देखेंगे। विंग अपने मन में कहता है। वांग जी उस बेबी को लेता है और बाहर चला जाता है। विंग जो एक गहरी सांस छोड़ता है और बिस्तर पर गिर जाता है। वहाँ लेटने के बाद ही कुछ ही टाइम में विंग को नींद आ गई थी। इतने दिनों के बाद में उसे विंग को कई दिनों के बाद सुकून की नींद मिल रही है। इतने दिन हो गए उसे चैन से सोए हुए। यानली है जो उसके पास रहती कभी कभी, जिसकी वजह से विंग आराम कर पाता है, वरना तो ये शैतान का बच्चा उसे सोने ही नहीं देगा। अभी के लिए विंग बड़ी आराम कर रहा था। दूसरे वांग जी जो आयन को लेकर बाहर आ चुका था, और जैसा कि विंग को एक्सपेक्टेड था, लगभग 15 मिनट के बाद वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। लेकिन वांग जी विंग के पास उसे लेकर नहीं जाना चाहता। बच्चे को भूख नहीं लगी है, वो अभी अभी उसे दूध पिलाया था वांग जी ने बॉटल से, उसे भूख नहीं लगी है। एक्चुअली अब ये मत बोलना क्या इसकी विंग क्यों नहीं करा रहा है। विंग एक मेल है, ऑब्वियसली उसका रेयर कंडीशन है कि वो बर्थ दे सकता है, पर वो फीड नहीं करा सकता। उसके पास चेस्ट है, ब्रेस्ट नहीं। देन अभी हम स्टोरी पर वापस आते हैं। वांग जी से पता है कि इस ब्रेड को भूख नहीं लगी है, पर ये रो क्यों रहा है। वांग जी ने कहा, युआन तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा मॉम जाग जाएगा, उसे जगाना नहीं है। वैसे ही वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है, कितना टायर्ड दिख रहा था। बेबी प्लीज़ डैडी को तंग मत करो, सो जाओ ना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, सो जाओ या चुप हो जाओ, हम लोग कुछ खेलें। देखो देखो बाबा क्या लेकर आए हैं, देखो देखो खिलौना है, खिलौना है। वांग जी उसे अपने हाथों में झुला रहा था और कुछ सामान हाथ में लिए हुए उसे दिखा रहा था, पर वो बच्चा चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। वांग जी जिसने कुछ देर सोचा और उसके दिमाग में एक शरारत सूझी, तो वांग जी अपने ब्रदर के रूम के पास गया और उसके दरवाजे के पास जाकर उस बच्चे को चुपकाने लगा। लेकिन युआन चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंदर यान ली और सुचैन बड़ी आराम से सोने की तैयारी में थे कि वह सोने ही वाले हैं। लेकिन यान ली ने उस बच्चे की आवाज़ सुनी, सुचैन ने भी सुना। सुचैन जिसने यान ली की तरफ देखा, यान ली ने सुचैन की तरफ देखा और तुरंत यान ली जाती है दरवाजे के पास। दरवाज़ा खुलती है और देखती है कि वांग जी किस तरीके से युआन को चुप कराने की कोशिश कर रहा है। यान ली जो देख रही थी और सुचैन भी देख रहा था। वांग जी जिसने ध्यान नहीं दिया कि उसके भाई का जो गेट है वो खुल गया है, उसके भाई के रूम का गेट खुल गया है। वांग जी जो अभी उस बच्चे की तरफ देख रहा था, बोल रहा था, प्लीज़ बेबी सो जाओ, तुम्हारा मॉम जाग गया ना तो मुझे और तुम्हें दोनों को सोने के लायक नहीं छोड़ेगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, इसलिए बेबी प्लीज़ सो जाओ और बाबा को थोड़ा शांति लेने दो। अगर तुम्हें नहीं सोना ना तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ना शाहजी के पास दे आऊँगा, उनको रात भर तंग करना तुम, हाँ ठीक है, मत सोने देना। स्पेशली मेरे भाई को जितना हो ना उतना तंग करना उसे। मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा तंग हो, उसे जिस तंग करना, ठीक है, पर अभी मत रो। आयुआन जो अब चुप हो गया था, वांग जी ने एक स्माइल किया और कहा, ये हुई ना बात, तुम मेरा ही बच्चा हो, समझ गया मैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, मेरे भाई को तंग करना, कोशिश करना कि उसके ऊपर सुसु कर देना या फिर पॉटी भी कर देना उसके ऊपर, पर साउजी की तरफ मत करना। हाँ, वो बहुत अच्छी है, ठीक है। युआन जो अब स्माइल कर रहा था, इसलिए नहीं क्योंकि उसे वांग जी की बातें में दिलचस्पी थी, क्योंकि उसने यानली को देख लिया था, इसलिए ही तो उसने रोना बंद किया था और अभी वो चुप होकर के
स्माइल भी कर रहा था, पर वांग जी का ध्यान वहाँ का था। वांग जी ने मुस्कुराया और कहा, हे शैतान, तुम मेरी बातें सुनकर इतने खुश हो रहे हो। मुझे पता ही था तुम मेरे ही बेटे हो। काश कि मैं तुमसे पहले ही क्या ये बात कह देता, तो इतना कुछ झेलना ही नहीं पड़ता ना। हाँ, तुम कब के चुप हो जाते। खैर देखो, मैंने तुम्हें चुप करा दिया। अब ना मैंने जो कहा है उस बात का ध्यान रखना। तब भी पीछे से किसी की खांसने की आवाज़ आई। किसी ने अपना गला साफ किया। वांग जी ने पीछे देखा। उसने देखा कि उसका भाई और उसके साहू दोनों उसे घूर कर देख रहे हैं। वांग जी ने कहा, गा आप जाग गए। वो क्या है ना, युवान रो रहा था और विंग ना सो गया है, थका हुआ था। मैं इसे चुप नहीं करा पा रहा था, पर ये यहाँ आकर चुप हो गया। लगता है इसे आप दोनों बहुत पसंद हो। क्या आप इसे अपने साथ रखना चाहोगे। यान ली जिसने वांग जी की तरफ देखा, और ये पहली बार था जब यान ने ऐसा कुछ किया। यान ली जो वांग जी के पास आती है, उसके कान को पकड़ती है और कहती है, तुम बहुत शैतान हो गए हो ना वांग जी। वांग जी ने कहा, आ, 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 कि ये क्या हरकत है, ये क्या हरकत है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। वांग जी को अजीब भी लगा और अच्छा भी लगा, क्योंकि ये एक मदरली फील करा रहा था उसे। वांग जी जिसने कुछ नहीं कहा। फिर यान ली ने वांग जी के कान को छोड़ा और युवान को अपने गोद में लिया और कहा, अच्छा बच्चा, क्या सीख रहे थे अभी। तुम्हारा बाबा ना सितंबर का पागल है, उसकी बातों पे ध्यान मत देना। हाँ, ये बेवकूफ़ है। विंग सिखाएगा चीज़ें तुम्हें, ठीक है। विंग की बात मानना। अभी युवान खिलखिलाकर हंस रहा था। वांग जी जिसने युवान की तरफ देखकर कहा, ये क्या अजीब बात है, मैं इससे कितनी देर से बातें कर रहा था और ये अब जाकर के थोड़ा हंसा था, और आपके पास आते ही कितनी जोर से खिलखिला रहा है। सिचेन जो कि यान ली के कंधे पर हाथ रखते हैं, उस बेबी के चीक्स को पिंच करते हुए बोलते हैं, वो तुम्हें देखकर नहीं मुस्कुराया था, उसने यान ली को देख लिया था। आली को देखकर ही वो मुस्कुरा रहा था और रोना बंद किया था। तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं था कि हमने सब कुछ सुन लिया है। वांग जी इसने अपने नेक को रब किया और कहा, क्या सुन लिया है, मैंने कुछ नहीं कहा। वांग जी को ऐसी हरकतें करते देख करके सिचेन जिसे ना अलग ही चीज़ का एहसास हो रहा था। अभी यान ले भी काफ़ी खुश थी, क्योंकि उन्होंने वांग जी का ये रूप तो कभी देखा ही नहीं था कि वांग जी ऐसी बातें भी अपने बच्चे को सिखा सकता है। लिटरली वांग जी अपने बच्चे को ये बोल रहा था कि उसके बच्चे को उसके भाई को तंग करना है और ज़्यादा तंग करना है। सच में वांग जी का कोई जवाब नहीं है, हद है भाई। पर ये अच्छा था। इसके बाद यान ली जो कहती है वांग जी से कि वांग जी जा करके और विंग का ख्याल रखे, आईवन का ख्याल वो रख लेगी। वांग जी जो हाँ में अपना सिर हिला देता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी असल में यहाँ जानबूझकर आया था, क्योंकि वो देखता है किस तरीके से यान ली विंग को देखती है। कहीं ना कहीं विंग के बेबी को देखकर यान ली विंग का बचपन मिस किया करती है। वांग जी जो यान ली की जो इमोशंस है ना, उन्हें अब बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहा है। जब वो खुद एक डैड बन चुका है तो उसे समझ आ रहा है कि उस माँ के ऊपर जिसने अपने बच्चे के लिए किसी और व्यक्ति से शादी की हो, अपने प्यार के मरने के बाद उस लेडी का कितनी बुरी हालत होगी जब उसके बच्चा उससे दूर हो गया होगा। वांग जी तो अपने बेटे आईवान को खुद से दूर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो आईवान से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो समझ पा रहा है। और एक माँ का दिल तो फिर अलग ही होता है, और इसी वजह से जानबूझ करके वांग जी युआन को यहाँ लेकर आया था। खैर अभी युआन को यान ली संभालती है और वांग जी विंग के पास जाके सो जाता है। पूरी रात यान ली और सिचेन उस बच्चे को संभालते हैं। उसे कई बार रात में मिल्क भी फीड कराते हैं। वो सोता नहीं है रात भर, सच में वो रात भर नहीं सोता। कभी यान ली उसे संभालती है तो कभी सिचेन, और बीच बीच में वो एक दूसरे के साथ में ड्यूटी चेंज कर रहे थे कि 2 घंटे के लिए यान ली आईवन को संभाल लेगी और अगले 2 घंटे के लिए सिचेन, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ लगभग विंग जब पैदा हुआ था ना तब उन्होंने ये चीज़ की थी। जब तक विंग एक अच्छी एज तक नहीं पहुंच गया था, 3-4 साल का नहीं हो गया था, जब तक कि सिचेन को सच्चाई का नहीं पता चला था, तब तक के लिए वो यही करते थे, विंग को इस तरीके से संभालते थे, टर्न बाय टर्न। वो लोग वही चीज़ फिर से एक्सपीरियंस कर रहे थे। यान ली को लग रहा था कि वो फिर से माँ बन गई है, क्योंकि उसके पास उसका एक नन्हा सा विंग आ गया है, विंग का विंग आ गया है। इसकी वजह से यान ली बहुत 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 खुश है। अब यान ली की ज़िंदगी में तो बिल्कुल सब कुछ साफ और स्पष्ट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर सुबह सुबह उठ करके यान ली रेडी हो चुकी है। उसने आईवन को भी रेडी किया है और सिचेन भी रेडी हो चुका है। वो लोग अब बस वांग जी और विंग के आने का वेट कर रहे हैं।
आज विंग ने बहुत अच्छी नींद ली है। सुबह जब विंग उठता है तो वो अंगड़ाई लेता है। एक एक बढ़िया तरीके से अच्छी सी नींद लेने के बाद वो बहुत अच्छा तरोताज़ा महसूस कर रहा था। विंग जिसने स्माइल करते हुए वांगची की तरफ देखा जो उसके पास में ही लेट करके उसे निहार रहा था। विंग ने वांगची की तरफ बढ़ा और उसके लिप्स पर एक पैक किया और कहा, गुड मॉर्निंग। वांगजी ने कहा, गुड मॉर्निंग। तो तुम्हें कैसी नींद आई? विंग ने कहा, बहुत दिनों के बाद मैं चैन की नींद सोया हूँ सच में। वेल, ए आयुन कहाँ है? वो यहाँ दिख नहीं रहा। क्या तुमने उसे नीचे छोड़ दिया है? गगा के पास? तुम्हारे गगा के पास या मेरी मॉम के पास? बोलो। वांग जी जिसने विंग के सर पे मारा और कहा, क्या बोलते रहते हो? वेल, मैंने उनको दे दिया था आयुआन रात को, उनके पास ही है वो रात भर से। विंग ने ये सुना और वो बिना कुछ सोचे समझे बिल्कुल अपने बेड से उठता है और बाहर की तरफ भागता है। जब विंग नीचे पहुंचता है लिविंग एरिया में तो वो देखता है कि यान ली आयुआन को अपने गोद में लेकर बैठी है। आयुआन अभी भी जागा हुआ है। वो रात में थोड़ी देर के लिए सो गया था तो अभी वो फिर से जागा हुआ है। विंग आयुन के पास आता है और कहता है, ओह बेटा, माफ़ करना, मम्मा ने तुम्हें कल रात को अपने आप से दूर रखा ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वांग जी जो पीछे से आया उसने कहा, फाइनली तुमने मान लिया कि तुम उसका मॉम हो। विंग जिसने वांग जी की बात को पूरी तरीके से इग्नोर किया और आयुन की तरफ देखा, उसके चीक्स पर किस किया। आयुन जो स्माइल कर रहा था। विंग जो टेंस्ड हो गया था अभी, उसने अपनी मॉम की तरफ देखकर कहा, माँ ये ठीक तो था ना? क्या इसने आपको ज़्यादा परेशान किया? ये रोया तो नहीं ना? बताइए। यान ली जिसने विंग के चीक्स को पिंच करते हुए कहा, तुम कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे हो विंग? भूलो मत, तुम मेरे बेटे हो। मैंने तुम्हें भी इसी हालत में इसी एज में पाल पोस कर बड़ा किया है, समझ आया? मुझे पता है बच्चों को कैसे रखते हैं और मैंने ही तुम्हें सिखाया है कि बच्चों को कैसे रखते हैं। ऐसा बोलकर यानली ने विंग के सर को सहलाया। विंग जिसने अपने सर पर जो यानली का हाथ है उसके ऊपर अपना हाथ रखा और कहा, यानली जो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी अभी, और विंग जिसे थोड़ा सा शाय फील हो रहा था कि हाँ बात तो सही है। अभी यानली जो तैयार होकर बैठी थी तो विंग ने कहा, आप रेडी क्यों हो? फादर आप भी रेडी हैं? और ये नन्हा शैतान, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या इस नन्हे से शैतान को लेकर? यान लीस ने कहा, हाँ तुमने सही समझा है, हम दोनों जा रहे हैं, तुम्हारे इस नन्हे से शैतान को भी ले जा रहे हैं। उस नन्हे से शैतान के माता पिता को भी लेके जाएंगे। तो तुम दोनों जाओ और जल्दी रेडी होकर आओ। विंग ने कहा, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? यान लीस ने कहा, विंग ज़्यादा सवाल मत पूछो ना, जाकर रेडी हो जाओ। जब मैंने कहा है कि हम कहीं जा रहे हैं तो कहीं जा ही रहे होंगे। विंग ने कहा, ठीक है जाता हूँ, अभी रेडी होकर आता हूँ। ऐसे बोलकर विंग जो कि भागते हुए चला गया। वांग जी जो उसके पीछे पीछे चला गया और सिचेन बस उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। यान लीजिस ने आहिस्ता से सिचेन की तरफ देखा कि सिचेन कैसे विंग को जाते हुए देख रहा है। यान ली की आंखों में कुछ अलग था। यान लीजिस ने सिचेन की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ है? सिचेन जिसने कहा, कुछ भी तो नहीं। यान ली जिसने सिचेन को अपने पास बिठाया और फिर पूछा, आप उसे ऐसे क्यों देख रहे थे? क्या कुछ बात है? आप मुझे बता सकते हैं? सिचेन जिसने कहा, नहीं कोई बात नहीं है, मैं बस सोच रहा था कि अगर वो बचपन से हमारे साथ रहता तो शायद और भी अच्छा होता ना, उसका और मेरा बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग होता, तुम्हारे साथ भी वो ज़्यादा समय बिता पाता। यान ली ने कहा, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी मैं इस बात से ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे किसी और लड़की के साथ उसे शेयर नहीं करना पड़ रहा है। ये तुम्हारा भाई है जो ज़्यादा पॉसेसिव नहीं है, वरना सच में कोई लड़की होती और पता चलता कि मेरे बेटे को मुझसे दूर ले गई है तो मैं पता नहीं क्या करती। सिचेन जो ये सुन करके हंसने लगा। सच में यान ली का कुछ नहीं हो सकता और उसे इन सब हरकतों से ये समझ आता है कि सच में विंग ना यान ली का ही बेटा है, क्योंकि विंग की हरकतें भी, विंग की बातें भी कुछ यान ली ऐसी ही हैं। जैसे यान ली कभी कभी ऐसी बातें करती है वैसे ही विंग भी करता है। खैर सिचेन जो अभी यान ली की तरफ बहुत ही प्यार से देख रहा था। यान ली ने कहा, अब ऐसे क्यों देख रहे हैं? भूलिए मत हम दोनों की बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी है। हाँ। सिचेन जिसने यान ली की तरफ देखा और स्माइल करते हुए कहा, आली प्यार का उम्र से तो कोई वास्ता ही नहीं है। तुम्हें पता है आज तुम कुछ ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। मन करता है कि कहीं ना जाऊं, तुम्हारे साथ बस यहीं बैठा रहूं और तुम्हें कभी खुद से दूर न जाने दूं। यान ली जिसने सिचेन की तरफ देखा और कहा,
मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं यहीं तो हूँ। हम लोग बस मेरे माता पिता के घर जा रहे हैं और फिर हम वापस आ जाएंगे। सिजन जिसने यानली को गले लगाया और कहा, हम वापस आएंगे, ज़रूर आएंगे। सचिन के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया था अभी, बहुत ज़्यादा। यानली का मन घबरा रहा था, उसे बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ कुछ तो सही नहीं है, कुछ तो गलत है अभी। उसे समझ नहीं आ रहा है लेकिन क्या गलत है। कल रात से उसकी इंस्टेंस, उसकी सिक्स सेंस बोल रही है कि कुछ कुछ तो गलत है। कुछ या तो कुछ गलत है या तो कुछ गलत होने वाला है। पर यानली को नहीं पता कि क्या हो रहा है। वो इस चीज़ को पूरी तरीके से इग्नोर करने की कोशिश कर रही है पर वो कर नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं उसे कुछ लग रहा है कि कुछ गलत है। दूसरा विंग जो अभी अपने रूम में था, उसने शावर ले लिया था और वो रेडी हो चुका था। वांग जी और विंग दोनों ने एक तरीके से मैचिंग क्लॉथिंग की थी अभी, जो कि बिल्कुल भी जानबूझकर नहीं थी, बल्कि ये तो एक कोइंसिडेंस था। जहाँ पर वांग जी ने ब्लू कलर के क्लॉथिंग की हुई थी, एक ब्लू कलर की शर्ट एंड ब्लैक कलर का एक ट्राउज़र पहना हुआ था। वहीं पर विंग जिसने हल्का ब्लैक और लाइट ग्रे कलर की शर्ट पहनी हुई थी, लाइट ब्लैक कलर का जींस पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत तक क्यूट लग रहा था। वांग जी को तो विंग हमेशा से क्यूट लगता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। खैर अभी वो दोनों रेडी होकर नीचे आ गए थे। उन दोनों को सिचन और यानली देख पा रहे थे। यानली जिसे ये दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लग रही थी अभी। जैसे वो दोनों नीचे आते हैं ना, यानली जो अपने हाथों में जो नन्हा सा बच्चा था, नन्हा सा बेबी था, उसे सिचन की गोद में देती है और उन दोनों की नज़र उतारने लगती है। वांग जी जिसने यानली की तरफ देखा और स्माइल किया, विंग जिसने मुंह बनाया और कहा, क्या है आप हमेशा ऐसा करते हो। यानली ने कहा, तुम दोनों क्यों ऐसा करते हो, देखो कितने सुंदर लग रहे हो दोनों, और तुम दोनों ने कपल सूट पहना है। हाँ, विंग ने कहा, हाँ कपल सूट बिल्कुल भी नहीं, उसका रंग देखो, मेरे कपड़ों का रंग देखो, कहाँ मैच कर रहा है। सिजन ने कहा, मैच तो कर रहा है विंग, कुछ भी कहो, तुम्हारी चॉइस ज़रूर अच्छी है। तुम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते हो जिससे तुम्हारी क्लॉथिंग वांग जी से मैच कर जाए। विंग ना जिसे गुस्सा आ रहा था अभी, उसने कहा, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सच में। तुमने मेरी तरह कपड़े क्यों पहने, ये बताओ पहले मुझे। हाँ, वांग जी जिसने स्माइल किया क्योंकि विंग ना ऐसा करते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था अभी उसे। वो रजिस्ट ही नहीं कर सकता विंग की क्यूटनेस को। और वांग जी को पता है कि यानली और सिजन बस विंग को टीज कर रहे हैं, और विंग टीज हो भी रहा है, वो चिढ़ रहा है, इसलिए वो उसे और चिढ़ा रहे हैं। वांग जी ने फाइनली कहा, बस बहुत हुआ, अब उसे परेशान मत कीजिए आप दोनों। यानली ने कहा, क्यों, उसे परेशान नहीं करे तुम्हें परेशान करे, तुम भी बहुत कमाल के हो। हाँ, हर बार उसी की तरह कपड़े पहन कर आते हो। वांग जी ने कहा, मैं जानबूझ कर करता हूँ। इस बात को बोल करके उसने सारा कॉन्वर्सेशन ही ख़त्म कर दिया था। अब कोई क्या ही कह सकता है, जो वो लोग सुनना चाहते थे उन्होंने सुन लिया है, तो अब और किसी चीज़ का बोलने का मतलब ही नहीं बनता है। खैर अब वो सब लोग निकल जाते हैं अपनी सफ़र पर, जहाँ पर वांग जी और विंग को नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, और उनकी नन्ही सी जॉन को भी नहीं पता है कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। सिचन ड्राइव कर रहा था, यानली आगे की सीट पर बैठी थी, बैक सीट पर वांग जी, विंग और वो नन्हा सा शैतान बैठा हुआ था। जो शैतान या कह सकते हैं वो नन्ही सी चान विंग की गोद में थी। विंग जो उसकी तरफ देख रहा था और उससे बातें कर रहा था। वांग जी भी उसे पैम्पर कर रहा था, उसके साथ खेल रहा था। उनकी हैप्पी जर्नी ऐसे ही चलती है, और कुछ घंटों के सफ़र के बाद वो लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां से अब उन लोगों को कार से उतरकर पैदल ही चलना था। असल में यानली की फैमिली जो कि एक शहर में रहा करती थी पहले, लेकिन कुछ टाइम बाद, मतलब लगभग 2-3 साल पहले ही, वो लोग एक गांव में आकर रहने लगे हैं, क्योंकि गांव का माहौल उन्हें ज़्यादा ठीक लगा। यहाँ पर आकर के वो लोग खेती करने लगे। ये गांव बहुत पिछड़ा हुआ था, फिलहाल इसकी स्थिति पहले से ठीक है, लेकिन अभी भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ कार अंदर नहीं जा सकती और उन लोगों को पैदल चलकर ही जाना होगा। अभी वांग जी और विंग को कार से उतरना पड़ता है। सिचन जो कि बोलता है कि अब उन्हें पैदल चलना होगा। यानली का हाथ सिचन ने पकड़ा था और वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा था। हाथ की जगह उसने कमर भी पकड़ी हुई थी। ऐसे वो उन दोनों को लेकर के पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पर। एक घर जो कि न ज़्यादा बुरा है न ज़्यादा अच्छा है, ठीक ठाक है, रहने लायक है, अच्छा दिखता है। विंग की नज़रों में तो काफ़ी सुंदर है, लेकिन वांग जी और सिचन और यानली की नज़रों में ये घर उतना खास नहीं है।
विंग ने बहुत लो देखा है ना, तो उसे हर एक चीज़ ठीक ही लगती है, अच्छी लगती है। अब वो सब लोग उस घर के मेन डोर के सामने खड़े थे। सिचैन जिसने अपना हाथ आगे बढ़ाया लेकिन फिर पीछे खींच लिया। सिचैन उस डोरबेल को बजाने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो इस डोरबेल को बजाए जिससे सामने वाले लोग दरवाज़ा खोलने और बाहर आए। यान लीजिस ने सिचैन के हाथ को टाइटली होल्ड किया और कहा, मैं करती हूँ। ऐसा बोलकर यान ली जो उस डोरबेल को बजाने वाली थी, लेकिन उसका हाथ भी रुक गया। उसे भी हेजिटेशन हो रही है, डर लग रहा है। विंग ने जब ये देखा तो उसने कहा, ओफो, आप दोनों कितने ज़्यादा आलसी हो, हटो मैं करता हूँ। उसने यान ली को सिचैन को हटा दिया और खुद डोरबेल को बजाने के लिए सामने आ गया। युआन को अभी वांग जी ने अपने गोद में लिए हुआ था, तो विंग जो उन तीनों के सामने खड़ा था और डोरबेल को प्रेस करता है। कुछ टाइम बाद जब डोर नहीं खुलता है तो विंग ने उस डोरबेल को बार बार प्रेस करना चालू कर दिया था। यान ली उसे रोकना चाहती थी पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। ओस्टेन सोच रहा था कि बस हो गया काम अब, और वांग जी बस खड़े खड़े मजे ले रहा था कि विंग का सब बीच में कुछ भी नहीं हो सकता कभी भी। अभी भी वो ऐसी हरकतें कर रहा है। खैर, कुछ देर बाद कोई आता है, बहुत ही भिनभिनाते हुए, ऐसे कह सकते हैं गुस्से में तिलमिलाते हुए। उसने कहा, तुम्हें अकल नहीं है लड़के? तुमसे किसने कहा कि इतनी बार डोरबेल बजाओ? हो सकता है कोई व्यक्ति नहा रहा हो, खा रहा हो, या फिर कहीं और हो, कुछ ज़रूरी काम कर रहा हो। एक बार डोरबेल बजा दी ना तो मैं आकर खोल दूंगा। वो एक ओल्ड मैन था विंग की नज़रों में, जिसने दरवाज़ा खोला था, जो कि उसके मॉम या फिर उसके फादर की एज का होगा। जिसने दरवाज़ा खोला था वो इंसान आके ही विंग के ऊपर चिल्लाने लगा था। विंग ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, तुमसे किसने कहा तुम मुझे डांट सकते हो? मेरे घर में कोई मुझे नहीं डांटता है, समझ आया? और अगर तुमने डांटने की कोशिश की ना, देख लेना, मेरा हस्बैंड, मेरे बाबा और मेरी माँ तीनों तुमको नहीं छोड़ेंगे। वो इंसान विंग को बस घूर कर देखने लगता है। उस इंसान ने कहा, तो तुम यहाँ आई क्यों हो? मुझे डिस्टर्ब करने के लिए? तभी पीछे से एक लेडी जो अपने बालों को बांधते हुए आती है, उसने कहा, क्या हुआ है, कौन आया है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? उस लेडी की तरफ चैंग जो देखता है और कहता है, कोई नहीं आया है, लगता है कोई गेस्ट आया है, मैं बस उन्हें रिसीव ही कर रहा था। उस लेडी के आते ही चैंग की बोलती बंद हो गई थी। यान ली जब पीछे खड़ी थी उसने चैंग को अब पहचान लिया था, और जब उसने पहचाना ना तो वो कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही चैंग के बदले हुए हाव भाव देखकर उसे बहुत हंसी आ रही थी। यान ली जिसने सिचन की तरफ देखा अपनी हंसी वाली आंखों के साथ में, सिचन खुद भी यान ली की तरफ देख रहा था कि ये भीगी बिल्ली बन गया। सच में है, शादी के बाद लोग कितने बदल जाते हैं। चैंग जो पीछे मुड़कर अपने वाइफ की तरफ देखता है और कहता है, कुछ गेस्ट आए हैं, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? वो बहुत प्यार से विंग से पूछ रहा था। जो लेडी है वो बाहर आती है और उसने बाहर आकर के विंग को देखा और कहा, क्या हुआ है बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या कोई काम है? तभी उस लेडी की नज़र पीछे गई, विंग के पीछे जहाँ पर वो तीन लोग खड़े हैं। उसने उन दो लोगों को तो नहीं पहचाना पहली नज़र में, लेकिन उसने यान ली को ज़रूर पहचाना। उसने कहा, जे। उसने जैसे ये कहा, चैंग जिसने खुद भी विंग के पीछे देखा, उसने कहा, जे। उन दोनों की आवाज़ सुन करके विंग जो हटता है सामने से और कहता है, देख लिया ना, अब और चिल्लाना है तुम्हें? बेचारा जियांग चैंग जो कुछ बोलने की हालत में नहीं था, और जो उसके पास में लेडी खड़ी थी जिसका नाम है वैन किंग, वो खुद भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। लेकिन कुछ देर बाद वो होश में आती है। चैंग जो अभी भी अपनी जगह से हिला नहीं था, उसे थोड़ा हिलाकर बोलती है, क्या कर रहे हो, उन्हें अंदर आने दो, दरवाजे पे खड़े रखोगे क्या? अंदर आइए, अंदर आइए, ब्रदर इन लॉ, जे अंदर आइए। वो थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रही थी क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतना बड़ा सरप्राइज़ उसे मिल जाएगा। खैर, अभी वो लोग वहाँ आ गए थे। उन सबको अंदर लाने के बाद का हम सीन देखते हैं, जहाँ पर लिविंग एरिया में, जहाँ पर यान ली, सिचैन, विंग, वांग जी और उनका बेबी सब लोग हैं। दूसरी तरफ चैंग जो उनके सामने बैठा हुआ है, जो बहुत हैरान है अभी भी बेचारा, और दूसरी तरफ जो उसकी वाइफ है वैन किंग, जो दौड़ते दौड़ते ऊपर की तरफ गई है। वो वहाँ पर चिल्लाना नहीं चाहती थी शायद, तभी वो दौड़ कर वहाँ गई। शायद वहाँ जाकर के वो पर्सनली उन लोगों को बुला के लेके आने वाली थी, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट ने उसे धोखा दे दिया क्योंकि उसने वहाँ पर चिल्ला दिया। उसने कहा, माँ, बाबा, जे आई है और ब्रदर इन लॉ भी आए हैं, जल्दी आइए ना। वहाँ उसने चिल्ला दिया था और नीचे इन सब लोगों ने सुना था। विंग जिसने ना मुंह बनाते हुए कहा,
कैसे लोग हैं, कितने अजीब हैं। अब जाकर चैंग जो होश में आया उसने कहा, तुमसे अजीब नहीं है। और जे आप मैंने आपको बहुत मिस किया। ऐसा बोलकर चियांग चैंग अब अपने होश में आते हुए यान ली को गले लगा लेता है। यान ली खुद भी जियांग चैंग के सर पर पैट करती है और कहती है, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया चैंग, तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए। हाँ, मैं तुम्हें रोज़ याद करती थी, पर कोई नहीं, मैं तुमसे मिलने आ गई हूँ। माँ बाबा कहाँ हैं? चैंग जिसने फिर अब चैंग था जो पूरे घर में चिल्ला रहा था, उसने कहा, माँ बाबा जल्दी आइए, जी आई है, जी आई है, जल्दी आओ जल्दी आओ। उसने चिल्ला चिल्ला के अपने माँ बाबा को बुला लिया था। अभी शायद जो उसके माता पिता थे दोनों सोकर उठे थे, वो लोग उठ कर के आए थे। मतलब ये लोग कितने देर तक सोते हैं ना। यहाँ से हम ये भी समझ सकते हैं कि विंग के अंदर जो देर तक सोने का कीड़ा है वो उसके माता पिता से नहीं आया है, बल्कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स से आया है, वो भी यानली के फादर मदर से। लेकिन अभी जांग फैम यान और मैडम यू नीचे आती हैं और यानली को देखकर वो भी हैरान हो गए थे। लेकिन मैडम यू जो तुरंत यानली के पास आती हैं। यानली ने सोचा था कि मैडम यू आकर के उसे कुछ ना कुछ सुनाएंगी, पर सरप्राइजिंगली मैडम यू ने उसे हक कर लिया था। यानली जो हैरान हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी थे कि इतने सालों के बाद वो उनसे मिल रही है। उन लोगों का इतना भरत मिलाप देख कर ना विंग को अच्छा नहीं लग रहा था। विंग मतलब ऐसा नहीं था कि उसे बुरा लग रहा है, पर ये इतना सैड सिचुएशन देख कर ना उसे कुछ झप नहीं रहा था, क्योंकि जहाँ विंग है वहाँ कोई सैड कैसे रह सकता है। तो विंग जो अब अचानक बीच में कूदता और कहता है, कोई मुझसे भी तो मिलो, सब लोग बस उन्हें हक किए जा रहे हैं, कोई मुझे हक कर ही नहीं रहा है। मैं भी तो इस फैमिली का हिस्सा हूँ, मुझे तो पराया ही कर दिया है। ऐसा बोलकर विंग जो सबकी अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाहता था, और हुआ भी वही। सब लोग अब विंग की तरफ देख रहे थे। यान ली जिसने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग तुम भी ना। माँ ये विंग है। जैसे ही यानली ने कहा ना विंग, तभी सब लोग समझ गए थे कि ये कौन है। और जब यानली ने कहा कि ये विंग है, तब मैडम यू जिसने कहा, तुम्हारा बेटा? यानली ने कहा, हाँ ये मेरा बेटा है। मैडम यू जो अब विंग को देख रही थी, उन्होंने विंग से कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप वहीं खड़ी रही। चैंग जिसने विंग को देखा और कहा, जे क्या ये वही छोटा सा बच्चा है? ये कितना बड़ा हो गया है, नन्हे शैतान कितना बड़ा हो गया है। ये हमेशा मुझे काट कर भाग जाया करता था, मुझे याद है, और हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ डिमांड करता रहता था कि मुझे ये चाहिए अंकल, मुझे वो चाहिए अंकल, मुझे ये चाहिए। हमेशा डिमांडिंग करता रहता था। आज भी नहीं बदला है, आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा है, शैतान कहीं का। इसने कितना डोरबेल बजाया जे, परेशान कर दिया था इसने मुझे। विंग जो अपनी इतनी ज़्यादा तारीफ सुन करके ना अच्छा महसूस नहीं कर रहा था कि यार ये तारीफ थी या बुराई, तो उसने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करता था, मैं बहुत पोलाइट बच्चा था। मेरी मदर कहती है मैं बहुत अच्छा बच्चा था, अभी मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। कुछ भी बोलते हो ना माँ, देखो ना कितना झूठ बोलते हैं ये। और ये अंकल नहीं, दादाजी की उम्र के लगते हैं, दादाजी। चैंग जिसने अब गुस्सा करते हुए कहा, बच्चे, मैं तुमसे प्यार से बात करूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगे। हाँ, विंग ने कहा, क्यों ना कहूँ, तुम दादाजी से दिखते हो। देखो मेरी माँ के बिल्कुल सफ़ेद बाल नहीं आए, मेरे फादर के भी बिल्कुल सफ़ेद बाल नहीं आए, मेरा हस्बैंड भी तुम्हारी जितनी उम्र का ही होगा, उसके भी सफ़ेद बाल नहीं हैं। देखो, जैसे ही विंग ने ये कहा ना हस्बैंड, सब लोग अब विंग की तरफ घूर कर देख रहे थे कि क्या हस्बैंड? जो जियांग फैमैन है उन्होंने अचानक हैरान होते हुए कहा, तुमने क्या कहा बच्चे? विंग ने कहा, कुछ भी नहीं, मैं क्या कहूँगा, क्योंकि विंग को नहीं पता था कि उसे ये सच बताना है या नहीं। पर यान ली जिसने बस विंग के सर को सहलाया और कहा, माँ असल में विंग ने वांगची से शादी कर ली है और ये उनका बेटा भी है। विंग एक रेयर कंडीशन में है, वो बर्थ दे सकता है। इस बेबी को उसने ही बर्थ दिया है। जब मैडम यू ने ये बात सुनी ना, तो वो एकदम हैरान हो गई थी। उन्होंने विंग की तरफ देखा और विंग की तरफ देखकर पता नहीं उन्हें क्या हुआ, अब जाकर उन्होंने विंग को हक कर लिया। विंग को भी अच्छा लगा कि उसकी ग्रैंड माँ ने उसे हक किया। इसके बाद हम बस उनका कन्वर्सेशन देखते हैं, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे के साथ बातें करते हैं बैठ करके, काफ़ी हंसी मजाक करते हैं। जहाँ पर मैडम यू बताती हैं कि चैंग ने शादी कर ली है, वो भी लव मैरिज की है उसने।
अचानक ही वो एक लड़की को लेकर आया और कहा कि उसे ये लड़की पसंद है। इसका नाम है वैन किंग। ये वैन फैमिली से है, पर ये उनके अडॉप्टेड चाइल्ड में से एक है। उनके 2 अडॉप्टेड चाइल्ड थे, एक ये और इसका भाई वैन निंग। वैन निंग जो अभी यहाँ नहीं है, वो पढ़ाई करने के लिए शहर में है। वैन निंग वैन किंग से बहुत ज़्यादा छोटा है। उसकी उम्र विंग से भी कम है। अभी तो वो बस 19 साल का है, इतना छोटा सा है। खैर, अभी वो शहर में है। जब वो आएगा तब सबसे उसे मिलवाएंगे वो। उस दिन वो लोग सब एक साथ बैठ करके अपना लंच करते हैं और यान ली, इसके अलावा यान ली के साथ साथ मैडम यू और वैन किंग तीनों मिल करके उनका लंच बनाते हैं। सब लोग अपना ब्रेकफास्ट लंच बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। उस दिन उनका बहुत अच्छा दिन था, स्पेशली मिस्टर जियांग और मिसेस जियांग का, क्योंकि इतने सालों के बाद उनकी बेटी उनके घर आई है और अपने बेटे के बेटे को भी लेकर आई है, तो उन्हें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी। मैडम यू, जो कि विंग को स्टार्टिंग से पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो यानली के उस प्रेमी का बच्चा है जिसे मैडम यू ने कभी पसंद नहीं किया, लेकिन उन्हें विंग पर प्यार बहुत आता था। जब तक विंग की सच्चाई सचिन को नहीं पता थी, तब तक मैडम यू थी जो विंग को हर एक बात के लिए बिगाड़ा करती थी, हर एक बात में उसका साथ दिया करती थी और उससे प्यार भरी बातें किया करती थी। लेकिन जब सचिन को उसकी सच्चाई पता चली थी, उसके बाद से ही मैडम यू ने विंग को प्यार करना बंद कर दिया था। लेकिन अब इतने सालों के बाद विंग को इतना खुश देख करके उनसे रहा नहीं गया और वो विंग को ले करके अकेले में बातें करने के लिए ले गई। यान ली थोड़ी सी डरी हुई थी कि कहीं विंग को कुछ कह ना दे उसकी माँ, क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ को विंग नहीं पसंद है। दूसरी तरफ सचिन जो सोच रहे थे कि सच में विंग के साथ कुछ होना नहीं चाहिए, उन्हें विंग की चिंता हो रही थी। तो जैसे ही मिसेस जियांग उसे लेकर गई, सचिन भी उनके पीछे पीछे आ गया। मिसेस जियांग जो विंग की ग्रैंड माँ है, वो विंग को ले जाती हैं, विंग को अपने कमरे में ले जाती हैं और वहाँ जा करके वो धीरे से विंग को अपने पास बिठाती हैं। उनके बालों में हाथ फेरते हुए कहती हैं, तुम ठीक हो ना? विंगेस ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा से एक फैमिली चाहता था और मुझे नहीं पता था कि मेरा फैमिली इतना ज़्यादा बड़ा है। मैं बहुत खुश हूँ। ग्रैंड माँ, क्या आप मुझे बताओगे कि हमारी फैमिली में और कौन कौन है? मिसेस जियांग, मैडम यू, जो विंग को बहुत ही प्यार से देख रही थी, उन्होंने विंग के आंखों में देखते हुए कहा, विंग तुम्हें पता है तुम अपने पिता की तरह दिखते हो। विंग ने जब ये सुना तो उसका फेस एक पल के लिए हैरान हो गया था। विंग जो कुछ सोच नहीं पाया, फिर उसने कुछ देर बाद मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी की तरह भी दिखता हो। लेंजन कहता है मैं क्यूट हूँ, बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ। माँ भी कहती है और फादर भी कहते हैं कि मैं बहुत प्यारा हूँ। मेरे लिए बस यही काफ़ी है। मैं किसकी तरह दिखता हूँ इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है, और मैं उस इंसान के बारे में क्यों सोचूं जिस इंसान ने मेरी माँ को छोड़ दिया हो। यान ली, जिसने विंग को सारा सच नहीं बताया था, उसने बताया था कि उसके पार्टनर की डेथ हो गई थी, ये सब कुछ। मैडम यू, जिन्होंने विंग की तरफ हैरानी में देखा और कहा, तुमसे ये किसने कहा कि तुम्हारी माँ को तुम्हारे पिता ने छोड़ दिया था? विंग ने कहा, छोड़ा नहीं तो और क्या किया, उनको अकेले उस समय में जब मैं उनके साथ था, वो उन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वो कैसे इस दुनिया को छोड़कर हमें अकेला छोड़ के जा सकते हैं? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। आप कुछ और बोलना चाहते हो तो बोलो, उनके बारे में बात मत करो, मुझे नहीं सुनना। मिसेस जियांग, जिन्होंने विंग की तरफ बहुत प्यार से देखा, उन्होंने कहा, विंग ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हारा पिता बहुत अच्छा इंसान था। मैंने उसे पहले बहुत गलत समझा। मैं मानती हूँ कि मैं उसे बहुत बहुत बुरा कहती थी, पर मैं सच कहूँ तो वह एक बहुत भला इंसान है। आज भी जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो यही एहसास होता है कि मैं कितनी गलत थी उसके बारे में। विंग, जिसे यहाँ ये इस इंसान के बारे में सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं है कि वो अपने फादर की रिस्पेक्ट नहीं करता, जो उसका बायोलॉजिकल फादर है वो उसकी रिस्पेक्ट करता है, पर अभी इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है विंग के लिए। विंग, जिसने मैडम यू की तरफ देखकर कहा, ग्रैंड माँ, क्या आप उनके बारे में बात नहीं करोगे? मैंने कहा ना, मुझे नहीं करनी उनके बारे में बात। अब प्लीज़ कुछ मत बोलो ना, मुझे नहीं पसंद है। मिसेस जियांग, जिन्होंने विंग की तरफ देखा, विंग जो कितना क्यूट हरकतें करते हुए ये बोल रहा है, इतना एडोरेबल लग रहा है, वो कैसे विंग को मना कर सकती हैं? तो उन्होंने कहा, ठीक है मैं नहीं करूँगी।
पर क्या तुम अपने फादर को एक बार देखना भी नहीं चाहोगे?" विंग जिसने कुछ देर सोचा और कहा, नहीं, मुझे नहीं देखना है। मैं मानता हूँ कि वो इंसान मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी था, पर ग्रैंडमा, मेरे पास मेरे खुद के डैड हैं, मेरी मॉम है, मेरा हस्बैंड है, मेरा बच्चा है। मैं अब पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहता, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि डैड को पसंद आएगा, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। सिचेन, जो कि उनकी बातें सुन रहा था, कुछ देर और मैडम यू और विंग बातें करते हैं। इसके बाद मैडम यू विंग को वापस ले आई थी। सिचेन, जो खुद भी वापस आ चुका था। यान ली जिसने सिचेन को देखा कि वो थोड़ा खोया खोया लग रहा है। यान ली सिचेन के पास आती है। उसने कहा, क्या हुआ आपको? आप कुछ ठीक नहीं लग रहे। सिचेन जिन्होंने कहा, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम एंजॉय करो ना, तुम इतने सालों के बाद अपनी फैमिली से मिली हो, बातें करो, थोड़ा उनके साथ समय बिताओ, विंग को भी अपने साथ लेके जाओ। मैं सोच रहा हूँ कि वांग जी और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने चले जाते हैं, तब तक तुम और अच्छे से इनके साथ बातें कर पाओगे। यान ली जिसने सिचेन के हाथ को थाम लिया। सिचेन जो जाने वाला था। सिचेन जिसने पीछे मुड़कर यान ली की तरफ देखा। उसने कहा, क्या हुआ? यान ली जिसने सिचेन को वहीं गले लगा लिया। सिचेन जिसने खुद भी यान ली को गले लगाया और कहा, क्या बात है, तुम ठीक नहीं लग रही हो। आली, तुम ठीक तो हो ना? यान ली जिसने सिचेन को और टाइटली हग किया। यान ली की आंखों में आंसू आ गए थे। वो रो रही थी, वो बुरी तरीके से रोने लगी थी। अब वो आवाज़ करके रो रही थी। वहाँ और भी लोग थे जो अब देखने लगे थे कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। विंग जो तुरंत उनके पास आ गया। उसने कहा, माँ, आप क्यों रो रहे हो? आपने कुछ किया है क्या? वांग जी, जो खुद भी वहाँ आ गया था, उसे सिचेन के ऊपर शक हो रहा था। ऐसा नहीं है कि वो अपने भाई पर शक करना चाहता है, पर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वांग जी का कोई बुरा इंटेंशन नहीं था। उसने प्योर इंटेंशन के साथ पूछा, भाई, क्या आपने कुछ किया है जिसकी वजह से शाओ जी इतना दुखी है? सिचेन जिन्होंने अपने भाई की तरफ देखा घूर कर कि इस बात से वांग जी का क्या मतलब है। वांग जी से समझ आया कि उसकी टोन काफ़ी रूड थी। हो सकता है उसके भाई को बुरा लगा हो। वांग जी ने कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। सिचेन जिसने अपने हाथ को आगे कर दिया। सिचेन जिसने यान ली को अपने से दूर किया और कहा, आली, क्या बात है, क्या हम लोग घर चलें? यान ली जो अभी भी रो ही जा रही थी। सिचेन जो यान ली को अब गोद में उठा लेते हैं। वो अभी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन वो तो वो है, सिचेन तो सिचेन है। और यान ली को लेकर के वो अपने रूम में चला जाता है। मतलब यान ली का पुराना रूम जिसे सिचेन ने देखा है, वो पहले यहाँ आया करता था। यान ली का रूम आज भी पूरी तरीके से साफ रखा हुआ है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये रूम यान ली का जो सामान है ना, उस रूम में रखा था। तो सिचेन को समझ आ रहा था कि यान ली का ही लिए प्रिपेयर किया गया था। शायद जियांग फैमिली सोच रहा था कि कभी तो यान ली उनसे मिलने आएगी, तो वो यान ली को इस कमरे में रहने के लिए कहेंगे। उस रूम में आकर के सिचेन जिन्होंने यान ली को बेड पे बिठाया और कहा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? यान ली ने सिचेन को गले लगाते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए रो रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मेरी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? सिचेन जी ने अब हंसी आ गई। सिचेन जिन्होंने हंसते हुए कहा, आली, तुमने मुझे डरा दिया था। तुम प्लीज़ ऐसा कभी मत करना, ऐसे मत रोया करो, मेरी जान निकल आई थी अभी। सिचेन जो सच में बहुत डर गया था, वो बहुत डर गया था, लेकिन अभी उसे थोड़ा रिलीफ महसूस हो रहा था कि हाँ, जैसा उसने सोचा वैसा कुछ भी नहीं है। याली को कुछ नहीं हुआ, उसे किसी चीज़ का बुरा नहीं लगा है, वो खुश है और अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से इतना रो रही थी। आखिरकार सिचेन यानली को कंसोल करता है, उसे एश्योर करता है कि अब कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, वो हमेशा साथ रहेंगे और यानली हमेशा अपनी फैमिली से मिलने आ सकती है। बाहर विंग जो बहुत ज़्यादा टेंशन में था, अभी वो इधर उधर चक्कर काटे जा रहा था। यानली का वेट कर रहा था कि कब कब उसका फादर बाहर आएगा, उसको बताएगा कि उसकी माँ ठीक है। कुछ देर बाद यानली बाहर निकल कर आती है और अभी वो मुस्कुरा रही थी। अब उसकी आंखों में थोड़ी नमी तो थी, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे। विंग जिसने यानली के पास जाते हुए कहा, माँ आप ठीक तो है ना? यानली इसने कहा, मैं ठीक हूँ। यानली जो अब सिचेन की तरफ देख रही थी, सिचेन जो बस अपनी आई को रोल किए जा रहा था कि सच में ये क्या था अभी, लेकिन उसे पसंद है यानली का इतना केयरिंग होना उसके लिए। यानली जिसने कहा था उससे अंदर कि वो इसलिए भी रोई क्योंकि सिचेन ने उसके लिए ये स्टेप लिया, उसे बहुत अच्छा लगा।
सिचेन की उसने तारीफ़ की थी, इसलिए सिचेन अभी खुश था। अभी हम लोग नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। रात में तो वो लोग साथ में रूफ टॉप पर जाके सो गए थे, सब लोग एक साथ। विंग को तो उसकी ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा ने साथ में सुलाया था, और जियांग चेंग जिसके हाथ में विंग का बेबी था, वो उसे लेकर के इधर उधर टहल रहा था, घूम रहा था, उससे बातें कर रहा था और कई सारी बुराइयां कर रहा था विंग के बारे में। मतलब विंग और चैंग का रिलेशनशिप ना बहुत डिफरेंट था। चैंग जो विंग को चिढ़ाए जा रहा था और विंग चिढ़े जा रहा था, और विंग खुद भी चैंग को चिढ़ाया जा रहा था कि उसका अंकल कितना ज़्यादा डरपोक है ना, अपनी वाइफ से कितना ज़्यादा डरता है, सच में बहुत डरता है। चैंग जो खुद भी विंग को चिढ़ा रहा था उसके बचपन को लेकर कि बचपन में ना विंग कैसे बिना अंडरवेयर के घूमता था, ऐसे नंगू पंगू से यहाँ वहाँ डोलता रहता था, और जो जियांग चेंग था वो उसे लेकर घूमता था, जियांग चेंग उसे कितना परेशान करता था, सब चीज़ें वो विंग को बता रहा था, और विंग को एम्बैरेसमेंट हो रही थी इसलिए, और वो जियांग चेंग को चिढ़ा रहा था। अभी वो लोग सो गए थे रात में। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यान ली जो सोकर उठी थी, उठकर उसने अपने पास में बेड पर चेक किया जहाँ पर सिचेन नहीं था। यान ली उठकर बाहर आ गई। अभी सुबह के बस 5 ही बजे हैं, तो सब लोग सो रहे हैं। वो लोग रूफटॉप पर ही थे, लेकिन रात में सिचेन और यान ली उठकर उनके रूम में आ गए थे। अभी यान ली जो सब जगह ढूंढ रही थी, वो रूफटॉप पर भी चेक करके आई। वहाँ पर बाकी सब लोग तो पीसफुली सो रहे हैं, लेकिन सिचेन नहीं है। यान ली नीचे आती है और वो फिर घर से बाहर निकल के देखने लगती है। वो घर गांव में था, तो उसमें बैकयार्ड में काफ़ी बड़ा गार्डन था। यान ली वहाँ जाती है, वहाँ जाकर भी वो चेक करती है। एक जगह पर उसे सिचेन बैठा हुआ दिखता है। जब यान ली वहाँ जाती है तो वो एक चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, और जो सिचेन आगे कहता है उसे सुनकर तो वो और ज़्यादा शॉक में चली जाती है। सिचेन जो वहाँ बैठा हुआ था, वहाँ पर एक ग्रेव थी। उस बैकयार्ड में एक ग्रेव थी जिस पर मिसेस जिन का फ़ोटो लगा हुआ था। मतलब जो जिन जिशुआन था उसकी मदर का फ़ोटो लगा था। सिचेन वहाँ बैठा हुआ था अपने घुटनों के बल, और वो कह रहा था, मैं जानता हूँ मेरी गलती की कोई माफ़ी नहीं है, पर यकीन मानिए मैं आपसे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। मैंने जो कुछ किया वो मेरी नादानी थी। कुछ दिन पहले ही मुझे सारा सच पता चला। अब तक मैं खुद को गिल्ट में डालता हुआ आया था कि मैंने अपने ऑब्सेशन के चलते यान ली से, जो मैं इतना इतना गहरा प्यार कर बैठा था, उसके चलते मैंने इतने लोगों की जान ले ली है। लेकिन मैंने तो किसी की जान ली ही नहीं। कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला कि मैंने तो आपको मारा ही नहीं। मैंने जिससे आपको मारने के लिए कहा था वो आपको मारने से पहले ही किसी और के द्वारा मर गया था। आपको तो आपके बेटे ने ही मार दिया। मैं ये सच कैसे यान ली को बताता, पर इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैं नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा इस बात की सच्चाई। ये राज मेरे साथ ही दफन होके रहेगा। मैं बस आपसे एक बार मिलना चाहता था। मैंने आपको मारने की कोशिश की, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ऐसा कभी किसी के साथ करने के बारे में अब सोच भी नहीं सकता। सिचेन वहाँ पर अपने सर को झुका लेता है, वहाँ पर मिट्टी पे अपने सर को रखता है उन्हें रिस्पेक्ट पे करने के लिए। उसके बाद वो वहाँ से उठता है और पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पर यान ली खड़ी हुई थी। यान ली को देखकर सिचेन की धड़कनें एक पल के लिए रुक गई थी। उसकी सांसें अटक चुकी थी। वो अपनी जगह पर पूरी तरीके से खड़ा रह गया था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। यान ली जो बहुत स्लोली चलते हुए सिचेन के पास आती है। उसके पास आकर के वो खुद अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। अपने घुटनों के बल बैठकर उसने रिस्पेक्ट पे किया मिस्ट्रेस जिन को। उनको रिस्पेक्ट पे करते हुए उसने कहा, मदर मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा। मैं वो सब करना नहीं चाहती थी, पर अगर आप मेरे बेटे को मारने की कोशिश करेंगी तो मैं क्या कर सकती थी। मैं जानती हूँ मुझे हक नहीं है किसी की ज़िंदगी लेने का, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि आपकी सोल रेस्ट इन पीस होगी। लेकिन अगर आपकी सोल ने भी मुझे, मेरे हस्बैंड या मेरे परिवार में से किसी को चोट पहुँचाने की कोशिश की, तो शायद मैं आपकी सोल को भी दोबारा मार दूँगी। ऐसा बोलकर यान ली ने खुद भी अपना सर नीचे झुकाया, सिचेन को स्पीचलेस छोड़ते हुए। यान ली फिर वहाँ से उठ गई और ऐसे जैसे कि अभी उसने कुछ कहा ही ना हो वैसा सिचुएशन क्रिएट करते हुए वहाँ से जाने लगी।
पर सचिन ने तुरंत यानली का हाथ पकड़ और कहा, तुमने क्या कहा अभी? यानली जिसने सचिन की तरफ देखा, एक छोटी सी स्माइल की, जिस स्माइल में ऐसा था कि उसमें बहुत प्यार हो। उसने उतने ही प्यार से सचिन के पास आते हुए उसके चीक्स पर हाथ रखा और कहा, मैंने क्या कहा है? सचिन जिसने कहा, तुमने अभी कुछ कहा? अभी तुमने बैठकर कुछ कहा ना? क्या कहा तुमने? यानली जिसने कहा, मैंने क्या कहा? रिपीट करना चाहोगे? मैं शायद भूल गई हूँ। सचिन जिसने कहा, तुमने कहा कि इन्हें तुमने मारा है ना? सचिन जो बहुत ज़्यादा शॉक में था अभी, मतलब हद से ज़्यादा शॉक में है भाई वो इंसान। यानली जो स्माइल कर रही थी, उसने स्माइल करते हुए सचिन के बिल्कुल ईयर्स के पास आते हुए कहा, हाँ, क्या अब इस बात के लिए आप मुझे छोड़ देंगे? सचिन जिसने ना में अपना सिर हिलाया और वो बस हैरान था। यानली जो सचिन की चीक्स पर एक किस करती है और कहती है, अंदर आ जाइए, विंग भी जाग गया होगा, वो आपको नहीं देखेगा तो सवाल पूछेगा, और कहीं वो यहाँ आ गया तो और सवाल पूछेगा, जल्दी आ जाइएगा। ऐसा बोलकर यानली जो वहाँ से चली गई। बेचारा सचिन जो अपनी जगह पर फ्रोजन था। कुछ दिन पहले, मतलब लगभग 15 दिन पहले, उसे कुछ पता चला कि उसने जिन लोगों को हायर किया था उन लोगों को मारने के लिए, मतलब जिशवान को, जिशन को और मिसेस लान को, उन लोगों को जो उसने हायर किया था उन लोगों तो किसी ने पहले ही मार दिया था। उनमें से एक व्यक्ति जो उसे मिला था, उस व्यक्ति ने बताया कि जिशवान, जिसे वो लोग मारना चाहते थे, उससे पहले ही उसे उसके छोटे भाई ने मार दिया था। और उसके छोटे भाई की डेथ कैसे हुई उन्हें नहीं पता। उनके जो मिसेस जियांग है, उनकी डेथ कैसे हुई उन लोगों को वो भी नहीं पता। बल्कि उनके 8 साथियों में से 7 की मौत भी हो गई थी। जो आखिरी वाला बचा था उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया था। उन लोगों को लगा था शायद वो इंसान मर गया है, इसलिए उस 8वें व्यक्ति को वो लोग छोड़कर चले गए थे, पर वो जिंदा था और उसने बहुत मुश्किलों से अपने आप को छुपा कर रखा इतने सालों तक। अगर उन लोगों को पता चल जाता, जिन्स को, कि वो जिंदा है जिसने उनके घर वालों को मारने की कोशिश की, तो पता नहीं उसका क्या हाल होता। सचिन को तब जाके सारी सच्चाई पता चली कि उसने तो किसी को मारा ही नहीं। वो जो इतने सालों तक गिल्ट में था अभी, और अभी लगभग 1 साल से वो इतना ज़्यादा घुट-घुट कर जी रहा था, उसका मन कर रहा था कि वो खुद को ख़त्म कर ले। उसने यानली के लिए इतना कुछ किया है, यानली को कितना दुख पहुंचाया है, और उसने विंग को भी तो यानली से दूर कर दिया था। इसके बाद सचिन ने सोचा था कि वो यानली को सब कुछ वापस करेगा, और जबकि सचिन की गलती नहीं है तो वो यानली को सारी सच्चाई ज़रूर बताएगा। और इसी के लिए तो वो यानली को यहाँ लेकर आया था, क्योंकि अब यहाँ आकर के वो यानली को सारी सच्चाई बताना चाहता था कि उसने यानली के लिए क्या क्या किया, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुआ। उन लोगों को तो किसी और ने ही मार दिया था, पर हाँ, सचिन ने इस चीज़ की कोशिश ज़रूर की थी, वो इसमें सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन अभी जो उसने सुना, जो यानली ने उससे कहा, कन्फेस किया उसके सामने, इसके बाद उसके पास वर्ड्स नहीं है कि वो किन शब्दों में अपनी फीलिंग्स को बयां करे। सचिन जो लगभग आधे घंटे तक वहीं खड़ा रहा था, जब तक कि चैंग वहाँ नहीं आया, जिसने कहा था कि ब्रदर, इन लोगों को क्या नाश्ता नहीं करना है, सब लोग भी जाग चुके हैं। सचिन तब जाकर अंदर आया था और वो बस यानली को ढूंढ रहा था। यानली जो किचन में थी, सचिन उसके पास जाता है, उसने कहा, आली, मुझे नहीं लगता है कि हमें बात करने की ज़रूरत है। यानली जिसने सचिन के पास आते हुए कहा, आप भी ना कभी तो कुछ शर्म कीजिए, अभी जाकर आप बात ले लीजिए, हम लोग बाद में बात करेंगे। विंग जिसने पीछे से कहा, हाँ, बाद में बात करेंगे, वांग जी देख रहे हो, बाद में बात करेंगे। वो अपनी मॉम को चिढ़ा रहा था। यानली जिसने विंग के सर पर मारते हुए कहा, बदमाश, कितनी बकवास करते हो, हाँ? विंग जिसने कहा, मैंने कहाँ बकवास किया, आपने तो कहा बाद में बात करेंगे। माँ, आप क्या बात करोगे? विंग जो भी नोटी बन रहा था। यानली इसने विंग के चीज़ को खींचते हुए कहा, हमें कुछ ज़रूरी बात करनी है जो कि हमारे बीच रहेगी। तुम बेवकूफ़ हो, हाँ? मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम वांग जी के साथ में क्या क्या करते हो, रात में उसे कमरे से बाहर निकाल देते हो। विंग जिसने कहा, क्या क्या? नहीं तो लेंजन, मैंने तुम्हें कब कमरे से बाहर निकाला? तुम मेरे बारे में मेरी बदनामी कर रहे हो, हाँ? वांग जी ने कहा, मैंने कब कहा कि तुमने कमरे से बाहर निकाला? परवीन, तुम इतना चिल्ला चिल्ला करके मुझे डांटते हो और निकाल देते हो, सब लोग देख लेते हैं घर में। विंग ने एम्बैरेस होते हुए कहा, मैं नहीं निकालता, तुम खुद चले जाते हो।
हाँ, तुम खुद चले जाते हो। अभी विंग और वांग जी का झगड़ा स्टार्ट होने वाला था पर यान ली ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, बस बस बस, बहुत हुआ, अब तुम दोनों अच्छे से जा कर के बात लो, उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। वांग जी इसने जाते हुए कहा, ठीक है, और वो विंग को भी अपने साथ खींच कर ले गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं यान ली जिसने अपनी मदर से कहा कि उसे सिचेन से कुछ बात करनी है। सिचेन जिसने यान ली का हाथ को पकड़ा और वो बिना किसी देरी के उसे खींचते हुए उसके कमरे में ले गया। आले जाकर उसने दरवाज़ा बंद किया और यान ली की तरफ देखते हुए कहा, आली, क्या तुम मुझे बताओगी तुमने जो बाहर मुझसे कहा उसका मतलब क्या था? यान ली इसने सचिन की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ है तुम्हें? इतना घबराए हुए क्यों हो? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है? मैंने कुछ गलत कर दिया है? क्या अब तुम मुझे नहीं चाहते? हाँ, क्या अब तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? सचिन जिन्होंने कहा, बात वो नहीं है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत बहुत बहुत। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं तुमसे प्यार ना करूँ, पर मुझे जानना है तुमने जो बाहर खाओ उसका मतलब क्या है? यार लीजिस ने सचिन की तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब क्या है? मैंने क्या कहा? मैंने तो उनसे बस माफ़ी मांगी थी उनके साथ गलत करने के लिए। सचिन जिसने कहा, तुमने क्या गलत किया है उनके साथ? यान ली के पास सचिन आ गया, उसके हाथों को पकड़ा और कहा, आली, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एक एक सच्चाई है जो मैं तुमसे बहुत सालों से छिपाते हुए आया हूँ। हमारे रिश्ते की नींव ही एक एक झूठ था। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ये सच बता दूँ, लेकिन मैंने जो बाहर सुना उसके बाद मेरी सच्चाई की नींव ही हिल चुकी है। मुझे खुद नहीं समझ आया कि सच्चाई क्या है। यान लीजिस ने सचिन को अपने पास बिठाया और कहा, तो ठीक है, पहले आप बताइए आपको कौन सी सच्चाई बतानी है, उसके बाद मैं पूरी स्टोरी कंप्लीट करूँगी। सचिन जिसने कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगा था। यान लीस ने कहा, शुरुआत से बताओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सचिन जिसने एक गहरी सांस ली फिर कहा, वो सचिन जो थे ना अभी डरे हुए थे, वो अभी भी डरे हुए हैं, कहीं यान ली उन्हें छोड़कर ना चली जाए। यान ली जो सचिन की तरफ देख रही थी उसने सचिन के हाथ पर हाथ रखा और कहा, आप बता सकते हो, इतने सालों तक छिपाया है, अब मत डरो। कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा देर की चुप्पी मेरे सब्र का बांध तोड़ दे। सचिन जिसने ये सुना और उसे कुछ शक हुआ, फिर उसने बिना किसी हेजिटेशन के अब बोलना स्टार्ट किया क्योंकि उसे कुछ अलग लग रहा है। अभी उसे एश्योरेंस मिल रहा है यान ली के उस टाइट ग्रिप की वजह से जो उसने सचिन के हाथ पर कसी हुई है। सचिन जिसने कहा, मैंने तुम्हें पहली बार एक वर्कशॉप में देखा था जहाँ पर तुम्हें देखते ही मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। इसके बाद मैं बस तुम्हें स्टॉक करने लगा। मैं देखता था तुम्हें दूर से, तुम कॉलेज जाते थे और तुम स्माइल करते थे, अपने दोस्तों से बातें किया करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था तुम्हारे आसपास होना। हालांकि मैं तुमसे कभी मिला नहीं था, मैंने तुम्हें अपने बारे में कभी बताया नहीं था, पर फिर भी मैं दूर से तुम्हें देखा करता था और तुम मुझे दूर से ही बहुत पसंद थी। पर जब मुझे पता चला कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है तब मेरा दिल टूट गया। मैं बहुत सेल्फिश हो गया था, मैं बहुत बहुत पागल हो गया था। मैंने कुछ सोचा भी नहीं, कुछ समझा भी नहीं, और बस मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा था तुम्हें अपने पास लाने के लिए, और मुझे वो रास्ता मिला भी। मुझे मिस्टर जिनके कुछ डार्क सीक्रेट्स की क्लिप्स मिली थी जिसकी वजह से मैंने उन्हें ब्लैकमेल किया और उनसे कहा कि उन्हें अपने बड़े बेटे को मेरे पास भेजना होगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मैं उनके सीक्रेट सबके सामने रिवील कर दूंगा। यान ली जिसने बहुत ऐसा लग रहा था कि यान ली बस सुन रही है। अभी भी यान ली की ग्रिप सचिन के हाथ पर टाइट थी। सचिन जिसने यान ली की तरफ देखा और कहा, मैं सच कह रहा हूँ, अब मैं आगे जो भी कहूँगा ना बिल्कुल सच कहूँगा। याली, मैंने उसे बुलाया ज़रूर था और मैंने मेरे लोगों से कहा था कि उसे डराएं, उसे धमकाएं, उसे इतना डराएं कि वो तुम्हें छोड़ने के लिए राज़ी हो जाए, और अगर राज़ी ना हो तो 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 उसे। यान ली जिसने सचिन के हाथ पर अपनी ग्रिप को और टाइट करते हुए कहा, तो तुमने कहा कि तुम उसे मार दोगे, है ना? सचिन जिसने अपनी आंखों को बस बंद कर लिया, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे।
सिचेंजिस ने अपना सर हाँ में हिला दिया। यान लीस ने बस एक गहरी सांस छोड़ी, फिर उसने कहा आगे। सिचेंजिस ने कहा पर पर मेरे आदमी वहाँ पहुँचे ही नहीं थे। मुझे मुझे लगा कि मेरे आदमियों ने उसे मार दिया है। और उसके उसके बाद उसके बाद उसके बाद तुम्हें लगा कि जिशवान की मौत का जिम्मेदार तुम हो। इस बात का पता जिशन को चल गया है, तो तुमने जिशन को मारने के लिए कुछ लोग भेजे थे, है ना? वांग जी सिचेंजिनों से हाँ मैं अपना सिर हिला दिया। यान लीस ने कहा और तुम्हें लगा कि तुम्हारे आदमियों ने जिशन को मार दिया। इसके बाद तुम्हें लगा कि जिशन जिसको मारते हुए तुम्हारे आदमियों को मिसेस जिन ने देख लिया है और तुम्हारे आदमियों ने उन्हें भी मार दिया है। वो मारने तो जिशवान को गए थे, पर तुम्हारे आदमियों ने जिशवान, जिशन और मिस जिन तीनों को मार दिया, है ना? सिचेंजिन ने अपना सर हाँ में हिला दिया। उन्होंने ये जानबूझ के नहीं किया था, पर यह हो गया था। यान ली जिसने सिचेन को अभी गले लगा लिया था। सिचेन जो बुरी तरीके से रो रहा था, सिचेन जो बार बार बोल रहा था कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो बस यान ली के प्यार में पागल हो गया था। उस पागलपन में वो बहुत कुछ कर बैठा, बहुत कुछ गलत उसने कर दिया। यान ली जिसने सिचेन को कंसोल किया। काफ़ी देर तक सिचेन रोता रहता है, लेकिन जब यान ली उसे कंसोल करती है तो वो रोना बंद कर देता है, क्योंकि उसे भी सारी सच्चाई जाननी है कि आगे क्या हुआ था, वो पहलू क्या हैं जिन्हें वो नहीं जानता, जिनके बारे में उसे नहीं पता। यान लीजिस ने सिचेन को अपने से थोड़ा दूर किया और कहा, हाँ, अगर तुम मुझे पहले इस बारे में बता देते तो मैं पहले ही सारा सच तुम्हारे सामने खोल देती, पर तुमने कभी अपना दिल मेरे सामने खोला ही नहीं सिचेन। हाँ, खैर मैं तुम्हें बताती हूँ। जिस दिन तुमने जिशवान को बुलाया, तुमने उसे बेशक मारने के लिए बुलाया हो या धमकी देने के लिए, पर वो वहाँ गया ही नहीं था, बल्कि वो जिशुन के पास गया था, जिशुन से मदद मांगने के लिए कि अपने फादर की वो मदद करे। वो मिस्टर चियंग से कोई रिश्ता नहीं लगना चाहता था, इसलिए भी। और जिशवान, जिसने मुझे भी मारने की कोशिश की थी, हालांकि वो मेरा बॉयफ्रेंड था, पर फिर भी हमारे बीच में बहुत सारे आर्गुमेंट चल रहे थे। उसे जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसने कहा कि हमें अलग हो जाना चाहिए। वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मुझे बहुत गुस्सा भी आया और अपनी माँ के ऊपर मैं सोच रही थी कि मेरी माँ कितनी सही थी जिशवन के बारे में, कि वो मेरा फ़ायदा उठा के मुझे छोड़ देगा। लेकिन मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। उस दिन जब वो वहाँ से गया और लौट कर नहीं आया, तब मैं उसके घर गई। तब मुझे पता चला कि जिशुन, जिसने जिशवान को मार दिया है प्रॉपर्टी के लिए, जिशुन जिसकी नज़र फिर मेरे ऊपर थी, कि उसे पता चल गया था। जिशवान ने उससे कहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर वो जिशवान को मार भी देगा तब भी प्रॉपर्टी उसके हाथ नहीं आएगी। उसका फादर जिशवान से ज़्यादा प्यार करता है। जिशवान के सन को वो अपना हायर बनाएगा जिशुन की जगह। जिशुन जिसने फिर मेरे ऊपर हमला कर दिया था, और मिसेस जिन जो इसमें उसकी मदद कर रही थी। वो दोनों चाहते थे कि वो मेरे बच्चे को मार दे, ताकि जिन फैमिली का कोई और हायर बच्चे ही नहीं। उसकी माँ बहुत बुरी इंसान थी। मुझे पहले समझ नहीं आया। जिशवान, जिससे वो बहुत प्यार करती थी, जिशन जिसने उसे मारा, लेकिन अब उनके पास एक ही बेटा था तो वो उसके खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। तुम्हें पता है सिचन, उन्होंने मेरे साथ क्या किया? ऐसा बोलते हुए यान लीस ने सिचन का हाथ टाइटली पकड़ा और कहा, उन दोनों ने मिलकर मेरे बिना पैदा हुए बच्चे को मारने की कोशिश की। उन दोनों ने मेरा गला घोटने की कोशिश की। वो तो ऐन मौके पर एक फरिश्ता आ गया जिसने मुझे बचा लिया। उस फरिश्ते की वजह से मैं बच गई। उसने और मैंने मिलकर जिशन को और मिस जियांग को मार दिया, और इसके बाद मैं मेरे घर वापस चली गई। मैंने सबको ये बताया कि उन तीनों की मौत हो चुकी है, पर ये नहीं बताया कि उन तीनों को की मरने की वजह क्या है। इसके बाद तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए आया। मैंने पहले बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं तुमसे शादी करूं, पर फिर उस फरिश्ते ने कहा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम मेरे बेटे को अपना बेटा मानकर रखोगे,
तुम मेरे लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तुम जिशवान की तरह नहीं हो जिसने मेरे प्रेग्नेंट होने की खबर सुनते ही मुझे छोड़ दिया था। इसलिए मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया। मैं सारी सच्चाई पहले से जानती थी कि तुमने क्या क्या किया है। तुमने जिशवान को मारने की कोशिश की, उसकी फैमिली को मार दिया है, ऐसा तुम सोचते हो। मैं हर पल सोचती थी कि कभी तुम मुझसे बात करोगे शायद। और विंग की सच्चाई मैं उसे बताने से डरती थी कि कहीं विंग का सच जानकर तुम मुझे छोड़ ना दो, क्योंकि मैं तुमसे सच में प्यार करने लगी थी। आज भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सचिन, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। ऐसा बोलकर यानी जो रोने लगी थी। लेकिन सचिन जिसके फंडामेंटल हिल गए थे, लिटरली शिट, मतलब उसके मन में अपने आप को जितनी हो सकती है ना उतनी गालियाँ देने का मन कर रहा था। उसने पहले क्यों ये सब कुछ यानली के सामने कन्फेस नहीं किया? उसे पहले ही बता देना चाहिए था। लेकिन उसने जो कुछ किया यानली के साथ वो गलत था, सच में गलत था। उसने यानली के साथ उसके बेबी को दूर कर दिया था। सचिन जैसे ये याद आया ना तो उसने तुरंत कहा, आली मैं कुछ और भी कन्फेस करना चाहता हूँ। हो सकता है इसके बाद तुम सच में मुझे माफ़ ना कर पाओ, पर मैं अब सब कुछ झेलने के लिए तैयार हूँ। जब मैं जानता हूँ कि तुमने मुझसे सच्चे दिल से प्यार किया है तो मैं तुमसे और झूठ नहीं बोल सकता। जब मुझे पता चला कि विंग जिशवान का बेटा है तो मैं सच में बहुत गुस्सा हो गया था। यान लीस ने कहा, पता है तुम्हारे एक्शंस में वो चीज़ झलक रही थी। इस चीज़ से मुझे गुस्सा भी बहुत आया था, पर मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे ऊपर भी कोई अच्छा असर नहीं हो रहा होगा, तुम्हें भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे वाइफ हूँ और किसी और का बेबी को मैं तुम्हारा बेटा बता रहा था। मैं समझ सकती हूँ। सचिन जिसने कहा, और क्या तुम्हें पता है कि विंग को तुमसे दूर करने वाला इंसान कौन था? यान लीजिस ने बस एक पेनफुल स्माइल दिया और कहा, पता है, तुमने किया था। सचिन जिसने कहा, तुम नाराज़ नहीं हो इस बात के लिए? यान लीजिस ने कहा, नहीं, मुझे पहले बहुत बहुत बुरा लगा था कि तुमने एक लौती निशानी मेरी जिसके बल पर मैं जी रही थी उसे मुझसे दूर कर दिया। पर सच कहूँ सचिन, मैं जब भी विंग को देखती थी मुझे जिशवान की याद आती थी। मैं विंग को अपने साथ रख रही थी क्योंकि विंग मेरा बेटा है, पर जब भी मुझे जिशवान की याद आती थी कि कैसे उसने मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। विंग की आँखें जिशवान की तरह हैं, उन्हें देखकर मुझे उसकी याद आया करती थी। मैं इस दुनिया की इकलौती मदर होंगी जिसे अपने बेटे की आंखें बिल्कुल पसंद नहीं हैं, क्योंकि वो मेरे पहले प्यार के जैसे दिखती हैं। और जब तुमने उसे मुझसे दूर किया तो मुझे बहुत दुख हुआ था, मैं बहुत दर्द में थी और मैं चाहती थी कि मैं विंग को कैसे भी ढूंढ कर वापस ले आऊँ। पर मैं चाहती थी कि तुम उसे वापस लेकर आओ, पर तुम उसे वापस लेकर नहीं आए। मैं बस इंतज़ार करती रह गई, लेकिन तुम उसे वापस लेकर नहीं आए। मैंने उसे खुद ढूंढने की कोशिश भी की थी और मुझे वो मिला भी। मुझे जब वो मिला तो मैंने सोचा कि मैं उसके साथ और ज़्यादा समय बिताऊंगी। लगभग 14 साल के बाद मिला था मुझे वो, पता है तुम्हें? तुमने उसे तो ऐसे ही दूर कर दिया था और इसीलिए तो मैं उसकी यूनिवर्सिटी गई थी पढ़ाने के लिए, ताकि मैं उससे बात कर सकूं। बाद में जब उसके सामने सारी सच्चाई खुली तो वो कैसे मुझसे दूर हो गया। बिल्कुल बात नहीं की उसने मुझसे। और सचिन, तुम्हें क्या लगता है कि उस दिन जब तुमने मुझे उस जूस में बेहोशी वाली दवा दी थी, कि मुझे पता नहीं था कि उस जूस में बेहोशी की दवा है, फिर भी मैंने उसे क्यों पिया, बताओ? स्टेनिस ने हैरान होते हुए कहा, तुम्हें पता था? यान लीजिस ने कहा, बिल्कुल पता था। मुझे इतना तो समझ आया था कि तुम्हें गिल्ट महसूस हो रहा है, पर मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। मैं भी माफ़ी चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हें पहले बता देती तो शायद विंग मुझसे कभी दूर होता ही नहीं। लेकिन अगर वो मुझसे दूर नहीं होता तो मैं शायद विंग से सच्चा प्यार नहीं कर पाती। मैं उसे अपनी जिम्मेदारी की तरह पाल रही थी, प्यार की तरह नहीं। पर जब वो मुझसे दूर हुआ और अचानक मुझे वापस मिला, तब मुझे एक माँ की फीलिंग का एहसास हुआ। यहाँ लीस ने अब आखिर में एक गहरी सांस छोड़ी। सचैन जो सच में बहुत हैरान था। अब तक वो सोचता आ रहा था कि उसने यानली से कितनी सच्चाई छिपाई है, पर नहीं, ये तो यानली है जिसने उससे सारा सच छिपाया है। अभी सचैन समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या रिएक्शन दे। वो नाराज़ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने खुद भी तो सच्चाई छिपाई है ना यानली से, जिस तरह यानली ने उससे सच्चाई छिपाई है।
सचिन ने फिर अचानक पूछा, वैसे वो एंजल कौन था जिसके बारे में तुमने कहा, जिसने तुम्हें बचाया था? यान लीजिस ने अपने नेक को थोड़ा सा रब किया और कहा, वो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो ठीक हूँ, तुम भी ठीक हो, हमारा बच्चा ठीक है, हमारा बच्चे का बच्चा भी हो चुका है, क्या फ़र्क पड़ता है पुरानी बातों को उखाड़ने का? सारी सच्चाई तुम्हें पता है, मुझे ही पता है, हम दोनों खुश रहते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। सचिन, क्यों ना सारी चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रखते हैं, न तुमने कुछ कहा आज, न मैंने कुछ सुना, न मैंने कुछ कहा, न तुमने कुछ सुना, क्यों ना ऐसा कुछ करते हैं, हम दोनों खुश रहेंगे ना? सचिन जो खुद भी खुश रहना चाहता है यानली के साथ, उसे तो अच्छा लगा, यानली ने उससे सारी बातें कही, लेकिन जो उसने अभी सुना उसे डाइजेस्ट करने में उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। यानली के साथ थोड़ा सा उसे ऑकवर्ड महसूस हो रहा था अभी, पर वो यानली से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, वो कहीं नहीं जाने वाला। इसके बाद वो लोग बस अपने कमरे से बाहर आए। उन लोगों को बातें करते हुए ही लंच का टाइम हो गया था। बाहर सब लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। विंग जो कि वहीं सोफे पर बैठा हुआ था, काउच पर बैठे बैठे वो अपने पाम के बीच में, अपने हथेलियों के बीच में अपने फेस को रखे हुए था और उन दोनों के दरवाजे की तरफ देख रहा था, मतलब यानली के रूम के दरवाजे की तरफ देख रहा था। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो सबसे पहले यानली की नज़र विंग के ऊपर जाती है। विंग जो अपनी अनब्लिंकिंग आईज से अपनी मदर को देख रहा था और उसके फेस पर एक टीजिंग स्माइल थी। यानली जो विंग के पास आती है, सचिन भी उसके पास आया। यानली इसने कहा, क्या कर रहे हो? विंग इसने कहा, निहार रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स शादी कितने साल बाद भी कितने लवी डवी हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट छोड़कर वो लोग गए थे और अब लंच के टाइम पर आए हैं। यानी इसने कहा, हाँ लंच का टाइम हो गया है? विंग इसने कहा, लैंसन देखो ना, मेरी माँ को तो याद भी नहीं है कि लंच का टाइम हो गया है। विंग को अपनी माँ को छेड़ने की से अच्छे से मिली, क्योंकि यान लीस ने विंग के कान को पकड़ लिया था। विंग इसने कहा, आ आ आ आ आ मैं कुछ नहीं बोला, मैं कुछ नहीं बोला, वांग जी मुझे बचाओ ना, तुम कैसा हस्बैंड हो, मुझे बचाओ ना। वांग जीजस ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं विंग, इस बार तुम अपनी रक्षा खुद करो। वांग जी को याद है कि पिछली बार कैसे यान ली ने उसके कान को ही पकड़ के खींचा था। अब भी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, बहुत दर्द होता है इसमें। विंग को उसने अपने हाल पे छोड़ दिया था क्योंकि विंग को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। विंग क्यों अपनी मदर को ऐसे छेड़ता है? विंग की गलती है। सजन जो बस बैठे बैठे वहीं पर मजे ले रहा था। लंच का टाइम हो चुका था और उन्हें लंच करना था। उस दिन वो अपनी पूरी फैमिली के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अभी जो यानली और सचिन के बीच जो टेंशन थी वो भी गायब हो चुकी थी और विंग को ये महसूस हो रहा था, उसे अच्छा लग रहा था अभी कि उसका फैमिली ना बहुत अलग लग रहा है आज मूड में, क्योंकि सचिन और यानली जो बहुत ज़्यादा लवी डवी हो रहे हैं अभी, बिल्कुल न्यूली वेड कपल्स की तरह। और विंग को ना इन दोनों को देखकर थोड़ी सी इरिटेशन ज़रूर हो रही थी, क्योंकि वांग जी उससे इतना इंटीमेट तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है अभी यहाँ पर। इसलिए विंग जो वांग जी को पकड़ता है और उसे कॉर्नर में ले जाकर कहता है, तुम्हें कौन बताए कि देखो ना मॉम एंड डैड कितने लवी डवी हो रहे हैं, तुम्हें कौन सिखाएगा कि तुम्हें थोड़ा सा मुझसे इचीनेस फील करना चाहिए, थोड़ा सा चिपकना चाहिए, थोड़ा टची होना चाहिए, तुम्हें कौन बताएगा? वांग जी जिसने विंग के सर पर हिट करते हुए कहा, बेवकूफ़, ये उन दोनों का ससुराल है, हमारा नहीं। विंग जिसने कहा, हमारा है, तुम मत भूलो, मैं मेरी माँ का बेटा हूँ। हाँ वांग जी जिसने कहा, हाँ बात तो सही है, लेकिन फिर भी हम लोग प्राइवेसी में करेंगे ना विंग, जो भी करना है। यहाँ पब्लिकली ये सब शो ऑफ करना मुझे पसंद नहीं है। विंग जिसने वांग जी की तरफ घूरकर देखकर कहा, अगर तुमने अपने प्यार का शो ऑफ नहीं किया सबके सामने तो देख लेना आज तुम कमरे में सो नहीं पाओगे। वांग जी जिसने जैसे ही ये सुना ना उसने तुरंत कहा, ठीक है, मैं तो शो ऑफ करने के लिए ही पैदा हुआ, बिल्कुल, हम चलते हैं, चलो। वांग जी विंग के शोल्डर पर हाथ रख के विंग को लेकर आता है। उसके बाद वांग जी था जो विंग के साथ में बहुत टची टची हो रहा था। विंग जो कि नौटंकी करते हुए उसे रिफ्यूज़ कर रहा था और बोल रहा था, लैंसन क्या कर रहे हो, हम लोग पब्लिक में हैं। और बाकी सब लोग ना बस इन दोनों को देखकर मजे ले रहे थे। यानली खुद भी अब वांग जी और विंग को देख रही थी। वो समझ गई थी कि विंग ने कौन सी कारस्तानी की है। उसे बस हंसी आ रही थी अपने बेटे के ऊपर कि उसका बेटा बिल्कुल उसके ऊपर गया है, एक नंबर का चालबाज है, बिल्कुल उसकी तरह। जिस तरीके से वो है, जिस तरीके से वो छुपा रिश्तम है ना, डार्क हॉर्स है, उसी तरीके से विंग भी है। अभी बस वो लोग वहाँ पर मस्ती करते हैं, काफ़ी दिन वहाँ पर गुजारते हैं, लगभग 3 दिन तक। यानली, वांग जी, विंग, सिचेन और वो छोटा सा बेबी वहाँ रहता है। उस बेबी से तो चैंग को प्यार हो गया था। चैंग जो कि उस बेबी को जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन विंग उसे खींच कर ले आया था। उसने कहा था कि अगर उसका बेबी चैंग के साथ रहा तो वो चैंग की तरह डरपोक बन जाएगा, उसका बेबी भी अपनी बीवी से डरेगा।
वेल विंग जिसने यहाँ पर एक और गड़बड़ की थी, उसने यहाँ बोला था कि उसका बेबी नहीं, वो नहीं चाहता कि उसका बेबी अपने हस्बैंड से डरे, और सब लोग हैरान थे कि विंग ने डिसाइड कर लिया कि उसका बेबी का हस्बैंड ही होगा। मतलब उसका बेबी भी तो एक लड़का है ना, और विंग ने पहले ही डिसाइड किया हुआ है कि वो अपने बेबी की शादी उसके दोस्त का जो अडॉप्टेड सन है जिंगी उससे कराएगा। मतलब विंग तो विंग है भाई, उसकी मदर यान ली जो बस विंग को देख रही है, उसे बस हंसी आती है कि ये बच्चा सच में उसका ही है, पूरा पूरा डिट्टो उसका ही कार्बन कॉपी है, किसी और पर बिल्कुल नहीं गया है, उसके बाप पर तो बिल्कुल नहीं गया। ये सोचकर यान ली को बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है। अभी वांग जी, विंग, यान ली, सचेन और वो चन्ना सा आईवान वापस आ गए थे अपने घर पर। वहाँ आने के बाद में सब कुछ बिल्कुल ठीक ही था, उनका दिन बहुत ही स्मूथली गुजर रहा था। पर सचिन के मन में एक क्यूरियोसिटी अभी भी थी कि वो एंजल कौन था जिसने यान ली को बचाया, वो कौन था जिसने ये सब कुछ करने में यान ली की मदद की। वो इस बात के लिए हमेशा क्यूरियस रहता था और हमेशा इस बात को जानने की कोशिश किया करता था। यान ली जो पता समझ आ रहा था कि सचिन क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि किसने ये सब कुछ किया है, किसने ये सब कुछ करवाया। आई मीन किसने मिसेस जिन को और जिशुन को मारा, यानली के साथ मिलकर यानली को बचाया। और सचिन का सच भी उसने बता दिया। ऐसा कौन है जो सचिन के बारे में सब कुछ जानता है, जिसने सचिन के बारे में कोई भी एक्शन नहीं लिया आज तक, बल्कि वो यानली को ये बताता रहा कि सचिन के साथ अच्छे से बिहेव करे। कौन हो सकता है? सचिन बस यही सब कुछ सोच रहा था। अब 1 महीने का टाइम और गुजर जाता है और अभी उनके फैमिली में नेक्स्ट गेट टुगेदर था, जिसमें उन्होंने बुलाए थे अपने दोस्तों को। विंग ने अपने दोस्त ऑब्वियसली शुयांग और मिंगयाओ को बुलाया था, और यान ने अपनी पूरी फैमिली को बुलाया था। वो लोग बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। रात में जब सचिन सो रहा था तब अचानक उसकी नींद खुलती है और वो अपने पास में देखता है कि यानली वहाँ नहीं है। तब सचिन जो अपने आप को थोड़ा एडजस्ट करता है और यानली को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे यानली से एकदम अटैचमेंट हो चुकी है ऐसी कि वो यानली के बिना सो ही नहीं सकता। सचिन पानी पीने के लिए उठा था, लेकिन यानली को ना देख करके वो उसे ढूंढने लगा। पूरे घर में देखने के बाद भी यानली कहीं नहीं मिली। तो सचिन जो बैकयार्ड में गया वहाँ भी यानली नहीं थी। तो सचिन जो रूफ टॉप पर जाकर देखता है और वहाँ जाकर वो देखता है कि यानली है और उसके साथ में कोई और इंसान भी खड़ा है। यानली जिसने उस इंसान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैंने सच्चाई बता दी है, उसने भी मुझे सारा सच बता दिया और सब कुछ बताने के बाद बहुत हल्का हल्का फील हो रहा है, बहुत लाइट मूड है मेरा। उस इंसान ने भी कहा, मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हें उसे बता देना चाहिए, वो बहुत अच्छे हैं, मैंने कहा था वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सचिन जिसने ये आवाज़ सुनी और वो तुरंत दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। मतलब वो छत पर चला गया। वहाँ जो इंसान थे वो सचिन को देख रहे थे। कुछ देर तक वो दोनों ही शॉक में थे, यान ली और वो इंसान, लेकिन फिर उसके बाद वो दोनों नॉर्मल हो गए। अपने कंधे उचकाते हुए वो दोनों ही स्टार्स की तरफ देखने लगे। सचिन जो वहाँ पर आया उसने कहा, आयाओ। वहाँ मेंग्याओ खड़ा था। मेंग्याओ जिसने सचिन की तरफ देखकर कहा, हाँ। सचिन जिसने कहा, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? यान ली जिसने सचिन के पास आते हुए कहा, एक मिनट मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ आप दोनों को। हाँ वैसे तो आप इन्हें जानते ही हैं, इनका नाम है मेंग्याओ, पर हाँ ये वो एंजल है जिन्होंने मेरी मदद की थी, जिन्होंने मुझे बताया और आपके पास आने के लिए मुझसे कहा, और जिसकी वजह से मैं आपके साथ अभी यहाँ खड़ी हूँ। सचिन जिसने ये मेंग्याओ की तरफ देखा वो बस हैरान था, अभी बहुत बुरी तरीके से शॉक में था कि मेंग्याओ को सब कुछ पता था इतने टाइम तक, और मेंग्याओ इतना नॉर्मल था, मतलब एकदम नॉर्मल, कुछ भी उसके फेस पे एक्सप्रेशन नहीं था जैसे कि वो पहले से कुछ भी जानता हो। जिस दिन वांग जी और मेंग्याओ उसके पास आए थे सच्चाई जानने के लिए, सचिन ने अपनी सच्चाई कन्फेस की थी वांग जी के सामने। उस दिन भी मेंग्याओ ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कि उसे आज ही पता चला हो सचिन के बारे में, पर सारा चीज़ का करता धरता तो यही इंसान है, क्योंकि सचिन को याद है मेंग्याओ ने ही तो उससे कहा था यानली के बारे में, उसे यानली की तरफ देखने को कहा था जब वो दोनों एक साथ एक वर्कशॉप में गए थे। उस वर्कशॉप में भी मेंग्याओ था जो उसे लेकर गया था, और उसने ही यानली के बारे में उसे इंट्रोड्यूस कराया था, उसे बताया था कि ये लड़की किस तरीके की है। हमेशा मेंग्याओ ही तो यानली के बारे में उससे बातें किया करता था, इसलिए शायद यानली जिनको इतना पसंद आ गई थी। और अब जाकर सचिन को समझ आया कि ये सब कुछ तो मेंग्याओ की शायद सोची समझी साजिश थी सचिन को यानली के पैर में गिराने की। सचिन जो अब कुछ नहीं कह सकता बस, लेकिन वो ग्लैड है कि मेंग्याओ ने ऐसा किया, क्योंकि
सच में यानली उसकी ज़िंदगी में एक फरिश्ते की तरह है, एक बहुत ही अच्छी चीज़, बहुत ही अच्छा पर्सन है, या कहो उसका लव ऑफ लाइफ है। तो वो इस बात के लिए थैंकफुल है। लेकिन अब उसे सारी सच्चाई समझ में आ गई थी, पूरे क्लूज़ खुल गए थे और उसका दिमाग शॉक में ब्लास्ट होने वाला था। ये सच्चाई उसके लिए टू मच थी। लेकिन फिर भी सिचेन बस स्माइल करता है, यानली खुद भी स्माइल करती है, और मिंग्याओ जो अपनी एक आईब्रो को रेस करता है और स्माइल करता है। उसका ये लुक किलिंग वाला था। अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर सचिन की ज़िंदगी में यानली नहीं होती तो मिंग्याओ ज़रूर होता। खैर ये सिर्फ हमारे व्यूज़ हैं, सचिन के मन में सिर्फ यानली है, वो यानली से ऑब्सेस्ड है, पोजेस्ड है, प्यार में है, इश्क में है, मोहब्बत में है, जो भी कहना चाहो कर सकते हो, वो सिर्फ उसका है और यानली सिर्फ उसकी है। मिंग्याओ सिर्फ शियांग का है और शियांग सिर्फ उसका है, विंग सिर्फ वांग जी का है, वांग जी सिर्फ विंग का है, और हाँ फ्यूचर में युआन सिर्फ जिंगे का है और जिंगी सिर्फ युआन का है। तो खैर इसी एक स्वीट, तीखा और बॉम्ब ब्लास्टिंग एंडिंग के साथ में हम आज के इस एफएफ को एंड करते हैं। हमारा एफएफ एंड हो चुका है। तो आई होप आपको ये पूरा एफएफ पसंद आया होगा एंड बहुत ही मज़ा आया होगा। बहुत सारी मिस्ट्री थी इसमें, बहुत सारा रोमांस था, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा क्यूट मोमेंट्स थे एंड लास्ट में बहुत सारे सरप्राइजेस, मिस्ट्रीज एंड सीक्रेट्स रिवील हुए हैं। काफ़ी सारे लोगों की पोल पट्टी मैंने खोली है, काफ़ी सारे लोगों का कैरेक्टर एकदम से स्विच हो गया है। जो क्यूट 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 आपको लोग दिख रहे थे वो बड़ी भयानक तरीके से बॉम्ब ब्लास्टिंग निकले हैं, और जो बहुत ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्टिंग लगे थे वो बहुत ज़्यादा मासूम लोग निकले हैं। एंड आई गेस कि बहुत सारे लोगों को ये भी बहुत ज़्यादा झटके में लगा होगा कि जिस कैरेक्टर को मैंने स्टार्टिंग से लेकर के जहाँ से वो कैरेक्टर आया जिशुआन, तब से लेकर अब तक मैंने उसे बहुत अच्छा दिखाया था और अचानक से मैंने दिखा दिया कुछ अलग ही तड़कता भड़कता। खैर ये तो स्टोरी है, इसी में तो मज़ा है मिस्ट्री का। जब कुछ अलग अलग तड़कते भड़कते राज खुलते हैं तभी तो मज़ा आता है। खैर अब आगे की बात करते हैं थोड़ी सी, इसके बाद हम लोग टाटा बाय बाय करेंगे। बात यह है कि अब मैं नेक्स्ट स्टोरी लाने वाला हूँ और वो भी बहुत जल्द आएगी, वो भी एक शॉर्ट स्टोरी होगी और आई होप कि वो आपको पसंद आएगी। इसके अलावा मैं एक वन शॉट लेकर आना चाहती हूँ नेक्स्ट संडे के लिए, इस संडे के लिए जो आने वाला है, उस संडे के लिए अगर आप में से कोई कुछ भी एक स्टोरी लाइन मुझे देना चाहे तो प्लीज़ आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं। मैं उस थीम पर एक स्टोरी लेकर आऊँगी अगर मुझे वो थीम अच्छा लगता है। और क्या बोलते हैं, गुरुवार के लिए मेरा पास एक वन शॉट है जो आएगा। थर्सडे को आपके लिए वन शॉट पक्का है, शाम को 6 बजे आपको आपका वन शॉट मिल जाएगा एंड संडे को भी आपको आपका वन शॉट मिल जाएगा। अगर आप लोग थीम बताते हो तो ठीक है, नहीं बताते हो तो मैं मेरे अकॉर्डिंग कुछ लेकर आऊँगी एंड नया स्टोरी भी आपको जल्दी मिल जाएगा। तो अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट एफएफ में, तब तक टाटा के बाबा, क्या लगना, बाय बाय।